रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना सर, कंफर्म करो ना। है सर। ओके सर, चलो ठीक है। अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सर सबको गुड इवनिंग। जीएसटी क्लास है सर आज। इस हफ्ते थोड़ा सा बीच में 2-3 क्लास मैंने नहीं ले पाया, पर कोई बात नहीं सर, वापस स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी से। एक चीज अच्छा होगा, जिन लोगों का अगर बाई चांस कोई क्लास पहले से मिस था या ड्यू टू एनी रीजंस नहीं हो पाया था, उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया होगा बैकअप करने का। कर लेना चाहिए सर, जब भी ऐसा कोई पर्टिकुलरली ऐसा कोई किसी कारण से ड्यू टू माई रीजन, ड्यू टू एनी अदर रीजन, अगर कभी क्लास में थोड़ा गैप मिल जाता है ना, तो प्रीवियस लेक्चर्स को कनेक्ट करने का, अगर बाई चांस पुराना क्लास छूट गया है या फिर ऐसा हुआ है कि आपका रिविजन जरूरी है, तो एक बार कर लो, तो फिर क्या सुविधा होता है कि आप लोग एट पार हो जाते हो और जो भी बीच का दिक्कतें रहते हैं वो भी थोड़ा ठीक हो जाता है। ठीक है चलो। तो सर फ्रेश कुछ टॉपिक नहीं सर, फ्रेश टॉपिक नहीं, मतलब सप्लाई के अंदर फ्रेश डिस्कशन। ठीक है। मैंने एक्चुअली जीएसटी जो है सर, इसमें सप्लाई जो है एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ना। ये बात मैंने आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूँ कि जीएसटी में सप्लाई का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो क्योंकि जीएसटी में सप्लाई का रोल प्ले बहुत बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि बिना सप्लाई का जीएसटी पॉसिबल ही नहीं है। एंड एक्चुअली गवर्नमेंट हमेशा चिंता में पड़ जाता है कि भाई आखिर जीएसटी चार्ज करे तो कैसे करे। दैट्स अ बिग डील, है ना। ये बात आप लोगों को पता है। मैं इस पे और ज्यादा भाषण नहीं दूँ। क्यों? फिर इसलिए नहीं देना है क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया है कि भाई जीएसटी में सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है। तो सप्लाई का सिंपल मतलब बता दो। तो सप्लाई का सिंपल मतलब यही होता है ना कि जैसे एक प्रोडक्ट सेल होता है, तो वो एक सप्लाई का बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे फेमस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो कि सेल होते ही हम उसको सप्लाई मानते हैं। बट सिर्फ सेल अकेला नहीं है। सेल इज नॉट अलोन इन दिस केस। सेल का मतलब सेल के अलावा और भी चीजें हैं जहां सप्लाई अट्रैक्ट हो सकता है। मैंने जब एक सेलर एक बायर को प्रोडक्ट सेल करता है, वो तो सेल भी है और सप्लाई भी है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर है सर, हमें सप्लाई होना चाहिए। हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है सर? हमें सप्लाई ढूंढना है। अच्छा, सप्लाई ढूंढने में क्या सुविधा है? सप्लाई ढूंढने में सुविधा ये है कि जब हम लोग सप्लाई आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो गवर्नमेंट बड़ा खुश हो जाए। क्यों? गवर्नमेंट इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि अभी वो जीएसटी चार्ज कर पाएगा। अभी वो जीएसटी चार्ज कर पाएगा। और जीएसटी चार्ज कर पाएगा तो क्या फायदा है उसको? तो जीएसटी चार्ज करने का फायदा मैं आपको कई बार बताया कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शंस होता है ना। गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्स है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट में जैसे इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट में जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स कम से कम, मतलब इनकम टैक्स अगर देखा जाए, जैसे अभी 31 जुलाई आ रहा है सर, पर्सनल लेवल का जो इनकम टैक्स इनका होता है सर, उनको भी टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, लास्ट डेट आ गया है। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को कम से कम 15-16% रेवेन्यू जनरेट होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी, ये भी बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और ये गवर्नमेंट का कैश काउ है। क्या है सर? कैश काउ। कैश काउ माने सर, कैश काउ माने यहाँ से गवर्नमेंट को अच्छा खासा माने ग्रोथ है इसका। एक जमाने में इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में इतना डेवलप नहीं था, बट जितना टाइम जा रहा है, इंडिया में बिजनेस जितना डेवलप कर रहा है, गवर्नमेंट भी बिजनेस के बेसिस में ट्रांजैक्शंस बढ़ रहा है। सेल रिलेटेड मैटर तो है ही, सेल के अलावा और भी चीजें हैं, आप लोग पता है, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस, जो भी हो, मतलब बेसिकली एसेट का किसी ना किसी तरह से ट्रांसफर होगा। ठीक है, गुड्स का किसी ना किसी तरह से ट्रांसफर होगा और उसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने ये पर्टिकुलर जो एरिया है एज पर जीएसटी एक्ट ऑलरेडी डेफिनेशंस वगैरह कवर कर चुके हैं। याद है ना सर सबको? अच्छा, सबको स्क्रीन शेयर है? मैं थोड़ा सा याद खुद भी कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने करवाया था, उसके बाद मेरा भी थोड़ा बीच में फीवर हो गया था। मैं भी थोड़ा सा भूल गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी याद आ गया है सर हम लोग किस पॉइंट में थे।
बताओ सर थोड़ा सा याद आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना कुछ हाँ सर। आया ना? तो बेसिकली ये जो सेक्शन का एरिया, अगर मैं मुझे याद आ गया सर, मुझे ये सब अभी याद इसलिए आ गया क्योंकि सेक्शन 7 का एरिया है, सेक्शन 8 का एरिया है, शेड्यूल 1 का एरिया है, शेड्यूल 2 का एरिया है, एज वेल एज शेड्यूल 3 का एरिया है। ठीक है, मतलब अगर आपको सप्लाई अंडरस्टैंड करना है क्लियरली तो आपको ये 5 जगह पूरा क्लियर कट रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो सेक्शन 7 तो है ही, जिसमें आपको पूरा स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बोला है कि जब गवर्नमेंट आपको यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा है कि भाई आप सप्लाई आइडेंटिफाई करो। आप कौन? सर आप तो प्रैक्टिस हो, आप तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आपका रोल आप करोगे। लेकिन जो भी जीएसटी रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, उनका काम इतना है कि भाई आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सप्लाई हो रहा है फिर वो जीएसटी परव्यू में आ जाता है, और जीएसटी परव्यू में आ जाता है तो गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, तो संभावना बढ़ जाता है। उसके बाद टैक्स रेट जो भी रहेगा उस हिसाब से, और फिर रिटर्न फाइल करके सरकार के घर में या गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करना। कॉन्सेप्ट तो सिंपल लेवल में इतना सही है, लेकिन अगर इतना सिंपल होता तो फिर आप लोगों को एक्सपर्ट नहीं कहा था, क्योंकि अंदर बहुत सारे और भी बातें होते हैं जो आप लोगों को जानना पड़ता है, जो बाकी लोगों को पता नहीं चलता है, बट एज एन एक्सपर्ट आप लोग इसके बारे में नॉलेज गैदर करते हैं। तो मीनिंग एंड स्कोप में तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सेक्शन 8 में भी मैंने डिस्कस कर लिया। आई थिंक सप्लाई अंडर जीएसटी का पहला पहला क्लास है ना, उसमें मैंने कॉम्पोजिट और मिक्स पे बात किया था कि नहीं किया था? फिर से कर लेंगे सर, लेकिन याद है सबको? देखो इसलिए बोलता हूँ बीच बीच में रिवाइज करते रहना सर। कॉम्पोजिट सप्लाईज एंड मिक्स सप्लाई, ये सेक्शन 8 बहुत गजब का एरिया है सर। इसमें कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई को काफी डिटेल्स में समझाया गया है, फिर से समझाएंगे जरूरत पड़ेंगे। तो शेड्यूल 1 के अंदर अगर मैं बात करूं, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। शेड्यूल 1 जो है वो दोज एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। एक बात आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए सर, कि सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना पड़ता है। प्लीज मुझे थोड़ा कोई भी मुझे बता दो सर कि एक प्रॉपर सप्लाई को फुलफिल करने के लिए जीएसटी के अंदर जो 3 कंडीशन होता है वो 3 कंडीशन क्या है? एनीवन जो भी पहले बोलना चाहे, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा सर, बोलो। अरे बोलो ना सर, ना कोई डांटने वाला है ना कोई मारने वाला है, बोलो, जिसको भी याद है बोलो। कि सप्लाई होने के लिए जो 3 बेसिक कंडीशन होता है तो 3 कंडीशन क्या है? मैं बताऊं सर? आप बोलो ना सर। गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन दोनों में कोई भी हो चलेगा। सही बोला सर, सप्लाई होने के लिए गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। किस चीज का सप्लाई कर रहे हो? गुड्स या सर्विस का? या तो गुड्स का सप्लाई करो या तो सर्विस का सप्लाई करो। अगर वो गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशंस के अंदर नहीं आता है, ध्यान से बात को समझे सर, अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस, अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशंस के अंदर नहीं आता है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। जैसे कि मनी, मनी का भी सप्लाई होता है बट मनी इज नॉट गुड्स। सिक्योरिटीज, शेयर, डिवेंचर एटसेट्रा, दीज आर ऑल्सो नॉट गुड्स और ऑल्सो नॉट सर्विस। ये सब गुड सर्विस कैटेगरीज में नहीं आता है, तो इसलिए इसमें सप्लाई भी नहीं होगा और जीएसटी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसमें जीएसटी भी चार्ज नहीं करेंगे, और इसलिए होता भी नहीं है। कभी भी आप नहीं सुनोगे शेयर डिवेंचर बाय सेल कर रहे हैं और उसमें जीएसटी लग रहा है, अभी तक तो नहीं आया सर। कैपिटल गेन वगैरह लग जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो इनकम टैक्स का मैटर है। शेयर मार्केट में जो गेन होता है ना सर, वो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में होता है, और उसमें एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह लगता है, एसटीटी वगैरह, वो मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स के क्लास में डिस्कस करूंगा। पर सर इसमें जीएसटी नहीं लगा, ठीक है। मनी, मनी तो इसके अंदर आता ही नहीं है, ये तो पहले ही डेफिनेशन चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर के अंदर जब मैं डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाया था या रटाया था तब मैंने बोला। अच्छा, मुझे आयन ने बोला
कि सर सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन और अदर देन कंसिडरेशन, ये बात पे कितना पुष्टिकरण है? क्या इस बात को लिया जा सकता है? आयन तू ही बोल। बिना कंसिडरेशन का सप्लाई को वैलिड माना जाएगा सर? सर आंसर इज नो, नहीं मानना चाहिए। मैंने तुम लोगों को क्या पूछा कि सप्लाई का वैलिड 3 रीजन बताओ कि एक सप्लाई को प्रॉपरली कंप्लीट होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना है। सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आप लोग बोलोगे सर तो फिर वो जो अभी शेड्यूल 3 के अंदर आप बता रहे थे वो कहां से आ गया? सर तो एक्सेप्शनल है। मैंने तो एक्सेप्शनल नहीं पूछा था, इसीलिए तो मैंने सवाल किया कि नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। एक्चुअली दिस इज द पॉइंट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है सर। लेकिन हाँ, अब कंडीशन पे कंडीशन आ जाता है, ये तो मेन बात है। लेकिन इसके साथ एक अलग बात जुड़ जाता है जहां पर आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस बताया जाता है, जहां पर आप देखेंगे कि बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई होता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में काफी बात किया। आयन गुड ट्राई, बट क्या बात समझ में आ रहा है? आयन ने ट्राई किया इसलिए मैं आयन को बोल रहा हूँ गुड ट्राई सर, बट क्या अपना गलती समझ पा रहे हैं सर? यस सर। ठीक, सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन मैंडेटरी है। आंसर इज यस, कंसिडरेशन मैंडेटरी है। बट हाँ, आप साथ में जोड़ सकते हो कि देयर मे बी सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस जब बिना कंसिडरेशंस का भी सप्लाई को वैलिड माना जा सकता है, तब तुम उस पर्टिकुलर शेड्यूल का, उस पर्टिकुलर सेक्शंस का रेफरेंस एक्सेप्शनल्स है सर, वो मेन पॉइंट नहीं। तो आप बोलोगे सर एक्सेप्शनल्स में भी तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? जवाब तो जवाब होता है हाँ पर परंतु। अगर कोई कंडीशन है तो फिर वैसे बोलो कि हाँ पर परंतु, परंतु मैंने देयर में बी सम सर्टेन कंडीशन। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सर ने तो पढ़ाने के टाइम पे, या फिर मैंने जब स्टडी मैट से पढ़ा, इंस्टीट्यूट के मैट से पढ़ा, या फिर नोट से पढ़ा, तब मैंने देखा कि बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई माना जा रहा है। तो फिर कंसिडरेशन भी सप्लाई होता है और बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई होता है। यू आर राइट सर, बट कभी ऐसा जवाब नहीं होता क्योंकि वो बेसिक कंडीशन में नहीं आता। बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशंस के अंदर एकदम प्योरली कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल करे तभी हम बोलेंगे कि सप्लाई फुलफिल हो रहा। अगर नहीं होगा तो उसको सप्लाई नहीं मान सकते। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो हम लोग उसको सप्लाई नहीं मान पाएंगे सर। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ सर। बोलो, और आप लोगों को भी बातें समझ में आ रहा है? ये सर नो सर, जो भी है बोलो। मैं मानता हूँ कि जीएसटी, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ही इजी पेपर है, बट ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ही टफ कुछ है। टफ कुछ तो नहीं है, बस हाँ मतलब एक ही बात को थोड़ा सा, क्योंकि रियल लाइफ में सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोच समझ के बताना पड़ता है कि ऐसे सिचुएशंस में ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशंस में ऐसा होता है। तो बातें क्या हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस का सामना बिजनेस को करना पड़ता है, तो लॉ को भी, जीएसटी लॉ को भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना पड़ता है। और कोई उपाय नहीं है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, हो जाता है, हो जाता है, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस सिनेरियोज जो जनरेट होता है, दैट इज द रीजन, वही रीजन। तो इसीलिए यहाँ पर शेड्यूल 1 जो है उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा है जो विदाउट कंसिडरेशन में भी होगा, फिर भी सप्लाई मान लेंगे, जो मैंने आप लोगों को इतना दिन से बता रहा था। शेड्यूल 2 ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, ये दिस इज नॉर्मल, मतलब इन जनरल जो एक्टिविटीज माना जाता है। एंड शेड्यूल 3 जो है वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई। रोज बोलता हूं सर,
रोज आप लोगों को बोलता रहता हूँ। आप लोग अगर फिर भी भूल जाते हो तो चिंता हो जाता है सर। क्यों? क्योंकि ये सब भूलने वाला चीज नहीं है। मानता हूँ सर बोरिंग बातें हैं, बट क्या करें, जिंदगी में बोरिंग चीज ही काम आता है। लिख के रख लो आप। जिंदगी में जो चीज जितना बोरिंग होता है ना वही काम का है। जो चीज जितना अट्रैक्टिव है वो उतना बेकार का है। सर बात सही है क्या? सर ये समय बता देगा आपको। क्या है ना, बड़े लोग या जो भी, चाहे वो माँ बाबा हो, टीचर्स हो, कोई कुछ भी बोले तब समझ में नहीं आता है। जब समय निकल जाता है तब पता लगता है जो सही ज्ञान देता है। ज्ञान का भी आजकल क्या है ना सर, तो कोई पैरामीटर नहीं रह गया। सब कोई ज्ञान दे सकता है। चलो ठीक है, मैं ज्ञान नहीं दूंगा सर। मेरा इतना ज्ञान नहीं है जो मैं आप लोगों को ज्ञान दे दूं। अच्छा, तो पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई के बारे में मैंने कई बार काफी बार बोल चुका हूँ। तो ये फिर से एक बार बोलते हैं। ठीक है। ये सप्लाई के ऊपर पूरा शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ये सब भी हो चुका है। याद करो, याद करते रहो, पढ़ते रहो, रिवाइज देते रहो सर। क्या है ना कि अगर रिवाइज नहीं देते रहोगे ना, आप जीएसटी के साथ गद्दारी करोगे, जीएसटी आपके साथ गद्दारी कर देगा। बट इंटरेस्टिंगली एक चीज क्या है कि ये बड़ा काम का पेपर है। काम का मतलब, ये जब आप लोग एक प्रैक्टिसनर के तौर पे काम करोगे, या फिर जब एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, तब आप देखना ये पेपर आपको कितना प्यारा लगता है। सारा दिन जीएसटी किताब लेके बैठे रहोगे, क्यों? क्योंकि क्लाइंट को संभालना है। आप समझ सकते हो ना कि कितना क्लाइंट आता है इस फील्ड में। और हर किसी को आज की डेट में जीएसटी रिटर्न फाइल ऑलमोस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि 20-40 लाख का टर्नओवर हो ही जाता है लोगों का। ठीक है। तो और जीएसटी रिटर्न फाइल करने आएगा ही आएगा, और खुद तो कर नहीं सकता। सीए में वगैरह काम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये सब जो भी मैं गो थ्रू करा रहा हूँ, ये जो फार्दरेंस ऑफ बिजनेस वगैरह ये सब हो चुका है। तो सर हो चुका है तो फिर काहे टहल रहे हैं? इसे टहल नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। ठीक है, कोई पॉइंट मेरे से छूट तो नहीं गया, या मैंने बताना भूल गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस वही मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ। फार्दरेंस ऑफ बिजनेस बता दिया था 6-7 का सर। एक सेकंड। अच्छा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हुआ था सर, याद करें जरा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। हाँ, सैनॉन याद है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, नील, सभी को पूछ रहा हूँ सर। यस सर। हो गया था। एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, इसको डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन को डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। डीम्ड माने जो मान लिया जाता है। डीम्ड माने क्या है सर? जो मान लिया जाता है। मान लिया जाता है माने ऐसे तो बिना कंसिडरेशन का सप्लाई नहीं होता है ना। ऐसे तो बिना कंसिडरेशन का सप्लाई नॉर्मली नहीं होता है, मतलब ऐसे नहीं होता है, पर वैसे हो सकता है। बात को समझे, ऐसे नहीं होता है पर वैसे हो सकता है। लोग बोलते हैं ना, जब ऐसे नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा, तो वही डीम्ड, मान लिया जाएगा। ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एरिया था, और ये कहाँ कहाँ होता है, कब कब होता है, इसके ऊपर काफी डिटेल्स बातचीत हो चुका है। अगर कोई पॉइंट बाकी रह गया हो या मैंने नहीं बताया हो तो मुझे बताना सर, मैं बता दूंगा। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि आप लोग ना थॉरो स्टडी करते रहना। ठीक है। सजेशन खुद पे दिमाग मत लगाना, थॉरो पढ़ते रहना। अच्छा, ये वाला एग्जांपल बड़ा अच्छा था सर। ये मोहन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक दिल्ली में ऑफिस है, एक बंगाल में ऑफिस है। हाँ, दोनों का अलग अलग जगह में रजिस्ट्रेशन है, और दोनों में कोई प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहा है, एक मतलब एक ही बंदे का बिजनेस है। तो इसे डिस्टिंक्ट पर्सन्स बोलते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन्स का भी दो कॉन्सेप्ट था, एक सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 का, और एक सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 का। याद है? इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है सर। डिस्टिंक्ट पर्सन्स का दो स्पेशल पॉइंट, एक 25 सबसेक्शन 4 और एक 25 सबसेक्शन 5। ये भी मैं बताया था लास्ट में।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें याद है। फिर भी आप लोग बोलोगे सर नहीं याद नहीं है, भूल गए हैं, तो फिर सर थोड़ा सा ये वाला अच्छा था सर, एग्रीसिव एंटरप्राइज था। ठीक है, जिसका एक उत्तराखंड में लिकर शॉप था, नहीं उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड में लिकर शॉप था। महाराष्ट्र में बॉम्बे के आसपास में एक बेरार बोल के जगह है, वहां पर उनका एक रेस्टोरेंट था। तो फिर लिकर शॉप उत्तराखंड में यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी बात हुआ। यस यस, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल था सर। अच्छा फिर आ गया था सर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ये लखनऊ एंड दिल्ली के बीच में टीम सप्लाई स्टॉक ट्रांसफर के केस में। याद करें जरा, है ना, कि फैक्ट्री लखनऊ में है और दिल्ली में शोरूम है, तो एक ही बंदे का है, स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या इसको सप्लाई मानेंगे, है ना। तो इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को केस स्टडीज करवाया था, है ना, इसके ऊपर भी करवाया था। तो एक केस में तो सप्लाई माना गया था, जब लखनऊ फैक्ट्री से दिल्ली शोरूम में ट्रांसफर किया जा रहा है, बिकॉज दोनों अलग अलग जगह में है, जुरिस्डिक्शन जब अलग है, ठीक है, जब जुरिस्डिक्शन अलग है तब डीम्ड सप्लाई मैंने। ऐसे तो देखो, अपनी ही फैक्ट्री अपने शोरूम को जब प्रोडक्ट ट्रांसफर करेगा ना, तो वो थोड़ी ना उसमें से कोई ट्रांजैक्शन अमाउंट चार्ज करेगा, नॉर्मली तो नहीं करेगा सर, है ना। लेकिन जब लखनऊ आता है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली आता है अलग यूनियन टेरिटरी नेशनल कैपिटल रीजन एरिया है, तो दोनों का एरिया अलग होता है, जुरिस्डिक्शन अलग होता है, तब उसको डीम्ड सप्लाई मान लेता है। लेकिन यही चीज जब उत्तर प्रदेश के अंदर सेम स्टेट के अंदर हो रहा था, तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मान रहे थे। जब कानपुर में फैक्ट्री है, ठीक है सॉरी लखनऊ में फैक्ट्री है, और कानपुर शोरूम, कानपुर भी यूपी में आता है, लखनऊ भी यूपी में आता है, तो उसको नॉट ए सप्लाई माना गया सर। समझ रहे हो सर, खेल खेलता है आपके साथ, आप लोगों के साथ खेल खेलता है ना। क्या कर सकते हो आप, ये एक्चुअली खेल आपके साथ नहीं खेल रहा है सर, ये खेल सरकार अपने साथ खुद ही खेलता है। और क्या है ना, सरकार का ये इनकम का जिम्मा प्रोफेशनल्स के हाथ में है, तो आपको भी खेलना ही पड़ेगा। मैंने प्रॉब्लम क्या है, एक चीज का सीधा सीधा जवाब नहीं है। अगर सीधा सीधा जवाब होता तो आपको इतना चिंता करने का जरूरत ना पड़ता, आपका दिमाग का कचुम्बर ना होता, दिमाग का दही ना बनता, है ना। जैसे बोलते हैं ना लोग गुस्से में, दिमाग का दही बना दिया। क्यों बोल रहा हूँ सर, देखो एक ही चीज है, फैक्ट्री एक लखनऊ में ही है, एक बार दिल्ली भेज रहे हो बोल रहे सप्लाई, है ना। फैक्ट्री अभी भी लखनऊ में है बट कानपुर भेज रहे हो बोल रहे हाँ सप्लाई नहीं है। दिल्ली और कानपुर के अंतर क्या है ये समझना जरूरी हो जाता है। अगर ये छोटा सा बात सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, अब तो है छोटा सा, भाई दिल्ली में जब ट्रांसफर कर रहा है, अगर मैंने बंदे को पता नहीं है, मानो डिटेल्स में किसी ने पढ़ा नहीं कभी, ठीक है, तो जब लखनऊ से दिल्ली जा रहा है स्टॉक ट्रांसफर होके, तो बोले भाई सब ट्रांसफर तो हो रहा है, तो फिर सप्लाई बोलने में क्या दिक्कत है। एक आम आदमी का सोच को समझो सर, एक पढ़ा लिखा बंदा और बिना पढ़ा लिखा बंदा, मैंने जो जीएसटी पढ़ के आएगा, पढ़ा लिखा मैंने आम पढ़ा लिखा बात नहीं कर रहे सर, जो जीएसटी पढ़ के एग्जाम देने गया और जो बिना जीएसटी पढ़े एग्जाम देने गया, दोनों क्या सोचेगा, दोनों का सोच का अंतर समझना। जिसने कभी पॉइंट को पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली और कानपुर में क्या फर्क है, पर जो कभी ना पढ़ा, ठीक है, वो दिल्ली और कानपुर में अंतर कर पाएगा सर, प्लीज टेल मी, हाँ या ना, कर पाएगा दिल्ली और कानपुर में अंतर। उनके लिए तो ट्रांसफर ट्रांसफर ही हो जाएगा, वो सप्लाई उसको, वो दोनों को सप्लाई बोल देगा, हाँ भाई सप्लाई है, जा रहे हैं। कोई बोलेगा नहीं स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, मतलब लॉजिक लगाएगा बैठे बैठे क्लास में, एग्जाम सेंटर में, कि भाई अपना ही फैक्ट्री खुद को दे रहा है, क्यों सप्लाई है, सप्लाई नहीं है। सबका अपना अपना लॉजिक चलेगा, कोई बोलेगा नहीं भाई गाड़ी करके लेके जाएगा, सप्लाई कर रहा है, हाँ सप्लाई है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जीएसटी के थ्रू से आपको क्या नियम बता के रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जवाब क्या होगा। ठीक है, ये सब भी लास्ट क्लास में हुआ था सर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक आम जिंदगी और एक होता है मिंटोस जिंदगी। तो आप मिंटोस वाला जिंदगी सोचोगे तो आप जवाब दे पाओगे, आम जिंदगी में जवाब गलत होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशंस वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था सर। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को
एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है ना, नॉर्मली वी नो दैट। लेकिन इसमें भी आपको पता चल गया था कि गिफ्ट के केस में, है ना, गिफ्ट के केस में क्या होता है, पार्क्विजिट्स का कॉन्सेप्ट क्या था, याद आ रहा है सबको, या बस मैं ही याद कर रहा हूँ, या आप लोगों को भी कुछ याद आ रहा है? हाँ, गाना गा सकते हो, याद आ रहा है? हेलो, बोलो सर, याद आ रहा है, ये सर नो? हाँ सर। कुछ तो याद आया, याद तो आना पड़ेगा। अच्छा ये भोलू ये बड़ा एग्जाम्पल अच्छा था। ये भोलू वाला एग्जाम्पल याद है? भोलू, गोलू और अनमोल का एग्जाम्पल एजेंट के कॉन्सेप्ट था। ये सिर्फ एजेंट वाला कॉन्सेप्ट था, याद है ना? ये एजेंट वाला कॉन्सेप्ट था कि एक मतलब एजेंट होने से ही नहीं होगा, कैसा एजेंट है, बिल कौन बना रहा है, किसके नाम पे बिल बन रहा है, एजेंट के नाम पे बिल बन रहा है कि प्रिंसिपल के नाम पे बिल बन रहा है, मैटर करता है। बहुत सारा चीज मैटर करता है, ये भी मैं लास्ट दिन आप लोगों को समझा। फिर एक ऑप्शन फॉल का एक एग्जाम्पल दिया था। ये सब एक्चुअली क्वेश्चंस है एग्जाम में, जब सवाल जवाब होता है ना, तो ऐसा ही कुछ ना कुछ सवाल कर सकता है। पता नहीं क्या करेगा, सवाल क्या करेगा नहीं पता, लेकिन आपको डिफरेंट जवाब तो पता होना चाहिए। ठीक है, जितना डिटेल्स में जानोगे, डिफरेंट सिचुएशंस के साथ अडेप्टेबिलिटी रखोगे, उतना अलग अलग जवाब देने के लिए काबिल बनोगे। ये मनी मनी बैंक का एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा था, मंदार का। ऑप्शन यार था, है ना? तो बिल जनरेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, इस पे मैटर जनरेट डिपेंड कर रहा था कि उसको एजेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। फिर एक गौतम एंड गंभीर का एग्जाम्पल था, ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, गौतम का एंड गंभीर का। ये भी मैंने लास्ट दिन समझा। चलो, मुझे काफी सारा चीज रिकॉल खुद भी कर लिया मैंने, आप लोगों को भी करवा दिया। सर क्या हो गया फिर मैंने आप लोगों को कुछ घर पे भी करने के लिए बोला था कि सर कुछ एग्जांपल्स आप लोग खुद भी घर पे पढ़ना, और जिनके पास नोट्स नहीं था मैं बोला था कि कलेक्ट कर लेना मेरे से, अगर मैंने बाई चांस पहले शेयर नहीं किया था। जिनके पास है कोई बात नहीं सर। अच्छा चलो ठीक। अच्छा आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ केस लॉ पढ़ करूंगा और कुछ न्यू पॉइंट्स फ्रेशली डिस्कस करूंगा। जैसे कि एक तो मुझे दिख रहा है डेलक्रेडियर वाला, तो डेलक्रेडियर एजेंट का सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी थोड़ा देखना है। ठीक है, डेलक्रेडियर एजेंट के बारे में भी, जीएसटी क्या बताता है इसके बारे में थोड़ा जानना है। ठीक है, डेलक्रेडियर एजेंट, ये जो लोग कंसाइनर कंसाइनमेंट का क्लास किए होंगे भी आप लोग, या मैम करा रहे हैं क्या आजकल? हाँ सर, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, ये नॉर्मली फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन वाले पढ़ते हैं, सीए में इंटरमीडिएट वाले पढ़ते हैं। सीए का तो इंटर में नहीं है, फाउंडेशन लेवल में। सीएस वाले भी शायद एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ता है। आप लोग पढ़े हो सर कंसाइनर कंसाइनमेंट? तो उसमें जरूर आप लोगों ने डेलक्रेडियर एजेंट के बारे में सुने होंगे। हाँ, या फिर अकाउंट्स में भी अगर आप लोग जर्नल एंट्रीज किए हो ना, तब भी आप लोगों को डेलक्रेडियर एजेंट के बारे में जरूर पता हो। बेसिकली ये कंसाइनमेंट में भी, मतलब उसी में मेनली पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर अकाउंट्स का कोई मैटर नहीं है, अकाउंट्स का कोई इशू इधर है नहीं। बट वर्ड्स अगर आपका पहले से सुना हुआ है, जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, तो थोड़ा सुविधा होता है, बाकी और कोई मैटर नहीं है सर। गिफ्ट एंड फ्री सैंपल्स, बाई वन गेट वन, ये भी कुछ पॉइंट्स है, इसमें भी थोड़ा सा ना मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करना पड़ेगा सर। इसके बाद मैं आपसे बात कर पाऊंगा नॉर्मल मैटर पे, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने बेसिकली ये जो पॉइंट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 1A, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये शेड्यूल 2 के साथ आता है। शेड्यूल 2 याद करो सर, स्टार्टिंग में आपको शेड्यूल 1 2 3 बता रहा है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं जो इन जनरल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के अंदर में काउंट किया जाता है। बट इसमें भी आपको कई बार ऐसे सवाल कर दिया जाता है कि आप डायरेक्ट चीज भी समझने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे तो ये पॉइंट मुझे बताने का बड़ा आज इच्छा था, पर फिर भी कुछ टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिटेल्स में बोल देना चाहिए, नहीं तो ना
मैं खुद भी शांति नहीं ले पाऊंगा और आप लोगों को भी ना थोड़ा सा ना अंदर में रहेगा, सर ने पॉइंट नहीं बताया, सर ने पॉइंट नहीं बताया। चलो ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पर एक केस लॉ था, मैं एक इन जनरल लास्ट क्लास के हिसाब से एक केस लॉ भी एक बताता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। रवि, ये प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ सर, ये बेसिकली प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल एजेंट कॉन्सेप्ट मैंने, एक होता है ओनर, ठीक है, और एक होता है एजेंट, ठीक है। जो प्रिंसिपल है उसका प्रोडक्ट एजेंट बेचता है। तो यहाँ पर भी एक इसी तरह का प्रिंसिपल एजेंट वाला केस स्टडीज दिया है, बट थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ। रवि, कौन है रवि? सर रवि सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ध्यान से सुनना बात को। रवि सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ कवि। कवि कौन है भाई? सर कवि जो है ये कमीशन एजेंट है। सर कहाँ का कमीशन एजेंट? सर ये एज पर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमिटी एक्ट। तो ये जेन्युइनली एक एक्ट है, जानते हो आप? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के ऊपर जेन्युइन एक एक्ट, स्टेट का, सेंट्रल का भी है। दिखाओ, चलो दिखा रहा हूं। सर अगर मैं आपको दिखा भी दूं तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? सर बहुत फर्क पड़ता है। एपीएमसी, कभी आप लोगों ने नाम सुना एपीएमसी का? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का कभी नाम सुना आप लोगों ने? कभी कोई न्यूज चैनल में, कभी यूट्यूब में किसी ने सुना होगा? कोई बात नहीं सर, अगर ना भी सुने हो आगे से सुन लेना, ठीक है। शायद दिखाता होगा, बट ये सब चीजें क्या है ना, बोरिंग चीजें हैं, क्योंकि काम का चीज है। ज्यादा लोग ये सब चीज में दिमाग लगाता नहीं है। वही लगाता है जो समझदार होते हैं और जो भीड़ से अपना जिंदगी बनाता है। हाँ सर, दुनिया क्या है ना, भीड़ का हिस्सा है। जो भीड़ से अलग होते हैं ना, उनको ये सब डेटा चाहिए होता है। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या है। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक खास स्टूडेंट जो होते हैं, जो अपने आप को भीड़ से अलग करता है, वो ऐसा क्या देख लेता है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर? उसको बहुत कुछ दिख जाता है सर। जैसे पहला बात तो है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक साइट है। किसके लिए है? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या मिलता है सर? यहाँ पर ना हर चीज का, मार्केट का खबर मिलता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कहाँ क्या मिलता है उसका भी खबर मिलता है, क्या रेट चल रहा है मार्केट में, मतलब गवर्नमेंट क्या रेट बता रहा है उसका भी खबर मिलता है। सर देखना चाहोगे? चलो क्या कॉमोडिटी चाहिए, आप बस नाम लो, आप देखो कि आपके सामने कॉमोडिटी का लिस्ट आ जाएगा। कॉमोडिटी माने वही जो खाने का चीजें जो हम लोगों को चाहिए होता है, वो भी स्टेट वाइज में मिलेगा। लुक एट सर, फूड ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ठीक है, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर मैं पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आप देख लो एक बार। अमरनाथ सीड्स, आई डोंट नो अमरनाथ सीड एग्जैक्टली क्या होता है, अरहर दाल तो जानता हूँ सर, बाजरा, बार्ली, ठीक है। अब पूरा नाम नीम सीड्स, ठीक है, सीड्स का, ये फूड ग्रेन के अंदर है। ये फ्रूट का है, ठीक है। फ्रूट में अगर आप एप्पल के अंदर जानकारी लेना चाहते हो तो उसका भी आपको मिलेगा। ये तो लिस्ट है। अब प्राइस चार्ट के अंदर जाओगे ना तो आपको प्राइस डिटेल्स भी मिलेगा। ये नॉर्मल लोगों का जगह नहीं है, जिनको बिजनेस करना है, मंडी जाना है, जिनको मंडी समझते हो ना, बाजार, होलसेल मार्केट, जहां किसान, किसान माने फार्मर्स, अपना प्रोड्यूस लाके बेचता है, उसको मंडी बोलते हैं। वहां से प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर के पास से जाके अपना प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं। इसके बीच में सरकार का भी बड़ा रोल प्ले रहता है, ठीक है। लेकिन ये सब ऑनलाइन में भी काफी बड़ा मार्केट है। अगर किसी को बिजनेस करना होता है ना, तो उनको ना खबर मिल जाता है कि भाई मिनिमम क्या प्राइस किस चीज का चल रहा है। जैसे आप यहाँ पर एक देखो, ये देखो कोकोनट का
उड़ीसा, साखी गोपाल, उड़ीसा में एक जगह है साखी गोपाल बोल, कहा जाता है कि जो पुरी जाते हैं, मुझे साखी गोपाल से याद आया, जो पुरी भुवनेश्वर जगन्नाथ देव का मंदिर विजिट करते हैं, तो उनको साखी गोपाल विजिट करके आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी एक मंदिर है जहाँ आप अपना साक्षी देते हो कि भाई मैं आया था। नहीं तो बोलते हैं कि अपना जगन्नाथ मंदिर विजिट करना जो चार धाम यात्रा का एक पार्ट है सर, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, तो अगर आप साखी गोपाल नहीं जाते तो बोलते हैं कि आपका यात्रा अपूर्ण रह गया। कोई बात नहीं सर, इसमें चार धाम का कोई कनेक्शन नहीं है। उड़ीसा में साखी गोपाल में कोकोनट बड़ा फेमस है, उसका प्राइस देके रखा है, मिनिमम प्राइस, मॉडल प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, सारा डिटेल्स आपको, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है कि ये सब डिटेल्स का क्या है, सब लेटेस्ट है, पॉमेग्रेनेट का, ठीक है, बनाना का मिनिमम प्राइस कितना है, सब मतलब केजी कितना क्विंटल वगैरह में केजी के हिसाब से मार्केट में दाम होता है। तो जिनको बिजनेस करना होता है ना, उनको पता लग जाता है कि भाई क्या रेट चल रहा है, किस भाव में मुझे लेना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, सरकार का क्या भाव चल रहा है, किस एरिया में क्या भाव चल रहा है, फिर आप अपने एरिया में आके उसका बिजनेस बना सकते हो। नॉलेज का दाम होता है सर। पैसा तो लोग, पैसा से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनाने से पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर पैसा लगाओ फिर पैसा बनेगा। ठीक है, बिना ज्ञान का पैसा भी कोई काम का चीज नहीं। जो भी हो, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बट क्या है ना, पॉइंट था, बता दिया एक बार, क्योंकि यहाँ पर जो केस लॉ कर रहा था वहां पर ये पॉइंट आया, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दिया जाए। चलो कोई बात नहीं सर। सर देखा आप लोगों ने एपीएमसी का साइट, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता उसके, बट आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि उससे अंदर क्या मिल सकता है। तो समझदार होते हैं ना, किसी चीज को काम पे लगा के क्या क्या नहीं करने, क्या क्या नहीं, तो उसको पता होना चाहिए भारत के किस शहर में क्या मिलता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में क्या अवेलेबल होते हैं, कहाँ से क्या प्रोडक्ट मैं ला सकता हूँ, उसका क्वालिटी चेक कर सकता हूँ, फिर मैं मार्केट में बिजनेस कर सकता हूँ। ऐसे करके बिजनेस बनता है। जो भी हो, चलो छोड़ो, जीएसटी ना जाए। Ravi sells agricultural produce by utilizing the service of Kavi, who is a commission agent as per the Agricultural Produce Marketing Committee Act of the state. Kavi identifies the buyers and sells the agricultural produce on behalf of Ravi, for which he charges a commission from Ravi. है ना, समझ में आया ना सर? कभी आइडेंटिफाई करते हैं बायर और सेलर को, किसके बिहाफ में, रवि के बिहाफ। बदले में कभी क्या करता है, रवि से कमीशन लेता है। एज पर दी एपीएमसी एक्ट, मैंने एपीएमसी एक्ट मैंने समझ गए कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी एक्ट जो सरकार का बना हुआ है। एज पर दी एपीएमसी एक्ट, कमीशन एजेंट इज अ पर्सन who buy or sells the agricultural produce on behalf of his principal or facilitate buying and selling of agricultural produce on behalf of his principal and receives commissions by way of remunerations, commissions or percentage of an amount involved in such a transactions. तो ये जो एग्जांपल था, ये एकदम परफेक्ट कमीशन एजेंट का प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप याद करोगे, लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल्स पढ़ाया था, ठीक है, उसमें ये जो भोलू, अनमोल और गोलू के बीच में था, वहां पर आपने देखा था कि प्रॉपर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, इन केस दैट द इनवॉइस इज इशूड बाय कवि टू द बायर, कवि कौन है, कवि यहाँ पर एजेंट था। इन केस दैट द इनवॉइस इज इशूड बाय कवि टू बायर, द फॉर्मर इज एन एजेंट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने बेसिकली शेड्यूल 1 के तहत बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई हो जाएगा, बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई हो जाएगा। ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे थे, ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे थे हम लोग कि शेड्यूल 1 के हिसाब से जो बिना कंसिडरेशन का सप्लाई कब कब होता है, तो प्रिंसिपल एजेंट के केस में अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पक्का बन जाए तो तब भी बिना कंसिडरेशन का सप्लाई हो सकता है। However, in case where the invoice issued directly by Ravi to the buyer, the commission agent does not fall under the category of agent covered under para 3. हो सकता है कि बीच में कभी था एज एन एजेंट, बट फिर भी अगर रवि जो खुद ओनर है वो अगर डायरेक्टली कर रहा है तो इन दैट केस एजेंट रह के भी कोई काम नहीं है, क्योंकि इनवॉइस वो खुद जनरेट कर रहा है रवि। तो इन दैट केस ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बनेगा नहीं, और फिर ऐसे केसेस में वो बिना कंसिडरेशन वाला सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता।
तो बेसिकली ये जो पॉइंट चल रहा था ये लास्ट क्लास से जनरेट हो गया कि आपको तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में नॉर्मली वो रिलेशन के अंदर आ जाता है, बिना कंसिडरेशन का सप्लाई वहां पर फुलफिल होता है। तो अगर आपके सामने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फुलफिल हो तभी जाके बिना कंसिडरेशन का सप्लाई मानेंगे। अगर वो फुलफिल ना हो तो बिना कंसिडरेशन वाला सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आज का केस स्टडीज वही समझ पाएगा जो लोग लास्ट क्लास या जिन्होंने लास्ट क्लास को बीच में रिवाइज किया। जो लोग भूल गए होंगे या रिवाइज नहीं किए होंगे उनको शायद समझने में दिक्कत हो। मुझे थोड़ा बताओ सर, क्या आप लोगों को ये जो आज का एग्जाम्पल था समझ में आया? मैंने कॉन्टेक्स्ट पर्सपेक्टिव समझ में आया सर? तो किस पर्पस में ये पॉइंट उठाया है? प्लीज टेल मी। बोलो सर, हाँ ना कुछ तो मैं समझ जाऊंगा क्या दिक्कत है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट ही भूल गए तो फिर दिक्कत हो, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट जो था तो बेसिकली विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई को दिखाने का अलग अलग जगह था जिसमें प्रिंसिपल एजेंट का भी एरिया था। बोलो सर, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, हाँ ना जो भी है बोलो। क्या हुआ? सबको क्या दिमाग के ऊपर चला गया? मैंने या तो रिवाइज नहीं किया होगा या तो फिर मैं समझा नहीं पाया, कुछ तो होगा। बोलो सर, मेरा आवाज तो आ रहा है कि नहीं? हाँ, दयान, सनोन, राहुल, किसी का कोई आवाज नहीं आ रहा। बोलो यस सर, सर, आपका आवाज तो आ रहा है सर। आवाज आ रहा है? हमें ये सोची पूछते पहले चीज की बारिश नहीं। यस सर। हाँ सनोन, समझ में नहीं आया क्या? मोनिका, पिंकी, नील, मोली, राहुल, शालिनी, ऋषभ, बोझा गालो ना। अरे इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई? सन्नाटे से डर नहीं लगता, ज्यादा सन्नाटा से क्या है ना, चिंता हो जाता है कि सर क्या हो गया, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या, यही चिंता। अगर आप लोग रिवाइज नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर, क्योंकि ये जो भी मैं बोला था ये और कुछ नहीं था, ये सब इसी सब पॉइंट से लिया हुआ था। अब लास्ट क्लास को गो थ्रू करो एक बार, अब देखना मैं लास्ट क्लास में ये सारा पॉइंट कवर करके आया हूं, है ना, कि कौन इनवॉइस इशू करता है, किसके बिहाफ में करता है। इससे मैटर करता है कि हम उस पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को काउंट करेंगे कि नहीं। अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप काउंट होगा तो फिर वो रिलेशन में आ जाएगा और बिना कंसिडरेशन का सप्लाई एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली ये तो आमतौर पे होता है ना सर, जब एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को प्रोडक्ट बेचता है तो ऑब्वियस बात है कि उसमें कंसिडरेशन चार्ज नहीं करेगा, वो सेल के ऊपर उनको कमीशन देता है। वो ऑल नो दीज थिंग्स, है ना। इवन इसके ऊपर एक अकाउंटिंग चैप्टर्स भी होते हैं जिसको कंसाइनमेंट कहते हैं, लेकिन जीएसटी अकाउंटिंग फील्ड में बात नहीं कर रहा। वो तो अपने अपने काम से काम रखता है सब। देखो सर, सब सब्जेक्ट अपने काम से काम रखता है। जीएसटी को ये है कि भाई हमें सप्लाई दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर उसको सप्लाई दिख जाता है तो फिर वो जीएसटी चार्ज करने के लिए उतावला हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है सर, उतावला हो जाता है, तो उसके अंदर ना एक पागलपन पे आ जाता है कि भाई सप्लाई हो रहा है, मैंने जीएसटी चार्ज कर सकते हैं हम लोग, हाँ जरूरत पड़ने से टैक्स ले लेंगे, हाँ एक रेट फिक्स करो चार्ज करेंगे। तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट का चल रहा है मेरे में, ये सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई है कि नहीं। जैसे इनकम टैक्स का अपना चिंता है कि क्या करने से सरकार के घर पे इनकम टैक्स आएगा। अकाउंट्स का अपना चिंता है, हिसाब किताब का चिंता, सबका अपना अपना देखना है। इसीलिए तो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट है। चलो, ये सब प्रिंसिपल एजेंट वाला एग्जाम्पल जो था बहुत वाइटल है सर। इस तरह का कोई भी तरह का सवाल हो सकता है। ठीक है, आप लोग रेडी रहना चाहिए। मैंने आपको बेसिकली सिंपल सवाल करेगा शायद, नॉर्मली देखा तो कि सवाल ऐसा हो सकता है कि आपको प्रूव करना है कि इसमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या ये शेड्यूल 1 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने बिना कंसिडरेशन का सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपको ट्रू फॉल्स भी दे सकता है।
ठीक है, तो सवाल घुमा के दे सकता है। अच्छा, सवाल में आपको आगे आगे शेयर करूँ, क्वेश्चन आंसर आगे आगे शेयर हो जाए, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। बट मेन बात है कि अभी केस लॉज, कॉन्सेप्ट, प्रोविजंस, ये अगर ग्रिप आ जाए तो मजा आ जाए। जैसे कि अनमोल भोलू वाला एग्जाम्पल था, मनी मनी बैंक का एग्जाम्पल्स था, ठीक है, गौतम गंभीर वाला एग्जाम्पल्स था, रवि वाला था। तो बस ये चीजों का ध्यान रखिएगा सर। चलो सर, आप लोग शायद सोच रहे हो सर आपने बोल दिया, बहुत कर लिया, चलो आगे बढ़ो सर। ठीक है, आगे बढ़ो। पढ़ती का नाम जिंदगी। क्लैरिफिकेशन ऑफ इशू ऑफ पर्टेनिंग टू डेलक्रेडियर एजेंट। सर कौन होते ये लोग? एजेंट पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हाँ सर, एजेंट तो ऐसे ही होते हैं जो पीछा नहीं छोड़। हाँ सर, एजेंट ऐसे ही होते हैं, चाहे बिजनेस वाला हो या फिर रॉ रॉ टाइप का या इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब एजेंट ही तो होते हैं। ठीक है, एजेंट ऐसे ही चीज होते हैं जो पीछा नहीं छोड़ते। जैसे अभी हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा जीएसटी का। कोई बात नहीं सर, देखते हैं कि कब पीछा छोड़ता है एजेंट का। A question was posed by the industry whether supply between a principal and a delegated agent would also get covered under Schedule 1. बड़ा क्वेश्चन, इंडस्ट्री सवाल करता है। इंडस्ट्री मैंने जीएसटी, इंडस्ट्री मैंने मार्केट, सवाल ये कर रहा है कि वेदर सप्लाई बिटवीन ए प्रिंसिपल एंड ए डेलीगेटेड एजेंट वुड आल्सो गेट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। मतलब नो कंसीडरेशन नो सप्लाई कॉन्सेप्ट पे क्या ये भी पड़ जाएगा? सॉरी, नो कंसीडरेशन बट सप्लाई। शेड्यूल 1 जो एक्चुअली एक्सेप्शनल पॉइंट्स में बात करते हैं, कि बिना कंसीडरेशन डीम्ड सप्लाई का बात कर रहे हैं, क्या वो डीम्ड सप्लाई होगा? The government clarified the doubt of the industry by way of following clarification. मतलब इंडस्ट्री को बता रहा है बिजनेस। Before going through the clarification, let us first understand what is meant by DCA है ना, डेलीगेटेड एजेंट। चलो, जो लोग अकाउंट्स में कभी पढ़े नहीं या फिर भूल गए उनको भी याद आ जाएगा। In a commercial trade parlance, डेलीगेटेड एजेंट इज ए सेलिंग एजेंट। डेलीगेटेड एजेंट कौन होते हैं सर? वो सेलिंग एजेंट who is engaged by a principal to assist in supply of goods or service by contacting potential buyer, on behalf of the principal. सर ये तो नॉर्मल एजेंट भी बोलता है, इसमें डेलीगेटेड एक एक्स्ट्रा वर्ड आने का क्या मतलब? नॉर्मल एजेंट भी तो यही करता है, अभी तक मैंने जितना पढ़ा। In a commercial trade parlance, a DCA is a selling agent who is engaged by a principal to assist in supply of goods or service by contacting potential buyer on behalf of the principal. इसमें नया बात तो कुछ था नहीं। The factor that differentiated DCA from other agent is that DCA guarantees the payment to the supplier. यही तो ना फर्क समझ में आ रहा है सर? मैंने बाकी एजेंट क्या है, तो बायर ढूंढ के लाएगा, पर बायर पेमेंट करेगा इसका गारंटी नहीं है। खरीदार ढूंढ के देना, खरीदार ढूंढ के देना मैंने बायर, खरीदार मैंने बायर, खरीदने वाला इंसान। ठीक है, बंगाली में बोले तो जे जे कस्टमर, कस्टमर ढूंढ के देगा, या तो मैंने जे कीनबे क्रेता। ठीक है, कस्टमर ढूंढ के देगा नॉर्मल एजेंट भी, लेकिन कस्टमर पे कितना करेगा इसका गारंटी नॉर्मल एजेंट नहीं लेगा। कर भी सकता है, ना भी कर सकता, लेकिन डेलीगेटेड एजेंट गारंटी दे देगा। सर बायर का गारंटी देगा क्या? यानी कस्टमर पेमेंट करेगा इसका गारंटी देगा? सर कुछ वैसा ही मान। सर अगर कस्टमर नहीं देगा तो डेलीगेटेड एजेंट अपने पॉकेट से देगा। सर बात को समझे, अगर बाई चांस कस्टमर जिसको ढूंढ के लाया, ठीक है, कि चलो भाई मेरे प्रिंसिपल के लिए मैंने कस्टमर ले लिया। डेलीगेटेड एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऐसा पोटेंशियल बायर मार्केट से ढूंढते हैं। पोटेंशियल बायर माने जेन्युइन, हाईली जेन्युइन। ठीक है, हाईली जेन्युइन बायर ढूंढ के निकालते, जो पेमेंट तो करेगा ही, और उनके लिए पेमेंट गारंटी है, पेमेंट एकदम गारंटी है। और इनके लिए अगर रिस्क डेलीगेटेड को खुद उठाना पड़े, सपोज आप में से कोई डेलीगेटेड एजेंट, कौन बनेगा डेलीगेटेड एजेंट?
नील, ऋषभ, कौन कौन हाथ उठाएगा? अयन, चलो अयन को बना लो। अयन को मेरा आवाज आ रहा है? यस हाँ? सर। ओके सर, चलो ठीक है। राहुल, किसी को भी बना सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। अच्छा, राहुल को एक काम कर लेते हैं, राहुल को बायर बना लो। राहुल को आवाज आ रहा है क्या? क्या राहुल को मेरा आवाज आ रहा है? राहुल का आवाज तो मेरे तक नहीं आ रहा। किसको आ रहा है? नील को आ रहा है, नील। अच्छा चलो सनो, আওয়াজ আসছে? আমার আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো আমি তোকে বায়ার বানাচ্ছি, ঠিক আছে? ओके, तो राहुल को मैंने बायर बना दिया, ठीक है? तो अब ये बायर कौन है? ये मार्केट में घूम रहा था। अच्छा, आयन कौन है? आयन इज एन एजेंट। आयन एजेंट है। अच्छा, आयन का प्रिंसिपल कौन है? चलो नील को मैं प्रिंसिपल बना लिया, ठीक है? तो नील है प्रिंसिपल, जिसका माल मार्केट में बेचना है। नील इज द प्रिंसिपल सर, ठीक है? मोटा, एक मोटा सा, वैसे नील तो पतला सा है सर, बस मतलब रियल लाइफ में, बट मानो कि मोटा इंसान है जो कि है प्रिंसिपल। दामोदर जानते हो सर? सर ये सब आपने बचपन में पढ़े तो नहीं सर, मैं पढ़ा दामोदर सिंह, एक मोटा सोटा खाता पीता इंसान, वो है प्रिंसिपल, ठीक है? तो जिसको मैंने बना दिया नील, ठीक है? तो नील इज द प्रिंसिपल, आयन है उसका एजेंट, बट कैसा एजेंट? डेल क्रेडिट। अब आयन क्या किया? आयन आयन क्या किया सर? भागा भागा मार्केट में बायर ढूंढ के लाया। बायर कौन है? राहुल, ठीक है? अब राहुल इस प्रिंसिपल का प्रोडक्ट परचेस करेगा, ठीक है? मानो कि 10 लाख का प्रोडक्ट परचेस करेगा, जिसको ढूंढ के कौन लाया? आयन लाया। अब ये 10 लाख का प्रोडक्ट तो परचेस करेगा, लेकिन पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, इसका गारंटी नॉर्मल एजेंट नहीं देता है, वो नील को ही देखना पड़ेगा। लेकिन डेल क्रेडिट एजेंट वो एजेंट होते हैं, अगर 10 लाख पेमेंट राहुल ना भी करेगा ना, फिर भी आयन खुद के पॉकेट से 10 लाख अपने प्रिंसिपल को दे देगा कि जाओ मौज कर लो, मैं राहुल से ठीक उठा लूं। मैंने आयन को इतना रिस्क लेने का ताकत भी होना चाहिए डेल क्रेडिट एजेंट होने के लिए, और दूसरा वैसा ही पोटेंशियल बायर उसके पास आता है ना? यही एक नॉर्मल एजेंट को डेल क्रेडिट एजेंट से अलग होता है। अगर किसी को कोई डेल क्रेडिट एजेंट पे सवाल है तो कर सकते हो, पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझा चुका हूँ। बोलो सर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अरे ये सब आप ऐसे बोल सकते हो कि डेल क्रेडिट एजेंट हमेशा हाईली रिस्क टेकर एजेंट, ठीक है? हाई लेवल एजेंसी स्टार्ट, ठीक है सर, आगे बढ़ते थे। So before going through the clarification, let us first understand. अच्छा, ये तो हो गया, DCA guarantees the payment to the supplier. In such a scenarios where the buyer fails to make payment to the principal, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था कि राहुल अगर बाई चांस पेमेंट करने में फेलियर हो जाते हैं by due date, the DCA makes the payment to the principal on behalf of the buyer, effectively providing an insurance against default by default. और साथ में इंश्योरेंस भी देते हैं कि अगर नहीं होगी तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। And for these reasons, the commission paid to DCA, the commission paid to the DCA may be relatively higher. इसीलिए जो प्रिंसिपल होते हैं ना, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में नील था, तो नील जैसे प्रिंसिपल जब आयन जैसे डेल क्रेडिट एजेंट को कनेक्ट करते हैं, आयन कौन है यहाँ पर? DCA है, तो इनका जो रेट ऑफ कमीशन है वो नॉर्मल एजेंट से काफी ज्यादा होता है, डबल मान लो, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये पूरा पेमेंट का भी गारंटी लेता है, पेमेंट ना हो तो इंश्योरेंस का भी गारंटी लेता है, ठीक है? इन ऑर्डर टू गारंटी टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर, द DCA कैन रिसोर्ट टू वेरियस मेथड्स including extending short-term transaction-based loans to the buyer, even
डीसीए लोन भी प्रोवाइड करता है, मतलब ये खुद मेरे से लोन ले पर पेमेंट करो। ठीक है, कितना सर अलग अलग तरकीब निकालते हैं ये लोग। इन ऑर्डर टू गारंटी टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर, the DCA can resort to various methods, including extending short-term transaction-based loans to the buyer or paying the supplier himself and recovering the amount from the buyer with some interest and related rate. माने वो खुद के पॉकेट से पैसा दे देगा। चलो फिर से समझाता हूँ बात। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 3 बंदा था, नील थे जो कि प्रिंसिपल था, ठीक है, P से डिनोट किया मैंने। अयन था जो कि एजेंट था, मैंने A से डिनोट कर दिया। और राहुल था जो कि बायर था। ध्यान से सुनना, एक्चुअली प्रोडक्ट बायर परचेस करेगा सप्लायर से, मैंने नील से, प्रिंसिपल से। तो राहुल जो है वो नील से ही प्रोडक्ट परचेस करेगा, बट राहुल को ढूंढा कौन? अयन, ठीक है, एजेंट। अब राहुल को 10 लाख एक्चुअली पेमेंट किसको करना है? एक्चुअली पेमेंट करना है नील, लेकिन राहुल अभी पेमेंट करेगा इसका गारंटी नहीं दे पा रहा है। तो अयन बोल रहा है अच्छा ठीक है तुम्हारा पेमेंट मैं कर देता हूँ। राहुल बोल रहा है मेरे पास अभी नहीं है। तो ये डेल क्रेडिट एजेंट है भाई, छोटा मोटा मतलब एजेंसी कारोबार नहीं है इसका, बड़ा बड़ा कारोबार है इसका। इसका कारोबार बड़ा है, ये बड़ा एजेंट है, बड़ा बड़ा मार्केट से, इनके पास पैसा है। तो राहुल को बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारा 10 लाख मैं पे कर देता हूँ भाई साहब, तुम प्रोडक्ट ले लो, तुम डिफॉल्टर ना बनो, लेकिन तुम मेरे से लपेट लेना। अब अयन क्या बोलेगा? राहुल का 10 लाख दे दिया ना, कौन? अयन दे दिया। अब बाद में ये इंटरेस्ट इससे ले लेगा, मैंने राहुल बाद में अयन को 10 लाख के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा दो, मानो कि 10 लाख के बेसिस पे 10,20,000 पे करेगा, 20,000 कमा लेगा, इंटरेस्ट कमा लेगा, डिपेंडिंग ऑन द मंथ ऑफ जो भी इंटरेस्ट के हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म लोन भी हो गया ना। कौन कर रहा है? डेल क्रेडिट एजेंट बायर को लोन दे देगा। ये भी मार्केट है बॉस, मार्केट में इस तरह का चीजें देखने को मिलता है। आप बस अपना आंख कान खुला रखें, ठीक है, तब आप ये सब कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशन समझ में आए। ये सब बड़ा मतलब बिजनेस लेवल आइडेंटिफिकेशन है सर। अगर आप आंख कान खुला रखोगे तो समझ में आएगा अभी चल क्या रहा है। सीधी आंख से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा सर। सीधी आंख से मैंने अच्छा ठीक है परचेस सेल हो रहा है, अरे भाई कैसे हो रहा है, कौन दे रहा है, कैसे ले रहा है, कैसे दे रहा है, किसका पैसा किसके पास जा रहा है, पता करोगे तब ना पता चलेगा। बस आके बैठ गए चेयर पे। नहीं सर, सिर्फ चेयर पे जाके बैठने से नहीं होता, दिमाग लड़ाना है, दिमाग लड़ाना है, दिमाग चलाना है, तब समझ में आएगा कि किसका पैसा किसके पास जाता है। जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, सुना तो होगा आप लोगों ने, हाँ? लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जिसकी लेकिन काफी सारे लोग हैं सर पैसा ही नहीं है उसके पास, लेकिन वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट कंपनी लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए लोन देता है। गजब का सिचुएशन है सर। शेयर मार्केट कंपनी, मानो कि मैं अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा अलग कंपनीज वगैरह में शेयर खरीदूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। जो ब्रोकिंग कंपनी है ना, जिसके थ्रू से मैं शेयर में पैसा डालूंगा, वो मेरे को बोलेगा कि सर आपके पास नहीं है, हम लोग आपको पैसा देते हैं, आप शेयर में पैसा लगाइए, हमारे पास पैसा है। सर अगर आप नहीं दे पाए तो बाद में अगर आपका लॉस हो गया तो, सर लॉस हो गया तो मेरे डीमैट अकाउंट में जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसको मॉर्गेज करके रख लेगा, ठीक है, या तो मेरा इन फ्यूचर में मेरा मतलब जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा उसको रोक लेगा अगर मैं बाई चांस डिफॉल्ट कर। नॉर्मली लोन उसी को लेना चाहिए जिसको अपने नॉलेज पे दम, सिर्फ मतलब बहकाव में आके लोन लेके शेयर मार्केट में पैसा लगाना मैंने अपना बर्बादी बुलाना। ठीक है, बिना नॉलेज का पैसा के पीछे भागेगा जो बंदा वो मरेगा सर, आज नहीं तो कल मरेगा। कोई जल्दी मरेगा, कोई थोड़ा देरी में मरेगा, बट बिना ज्ञान का नहीं करना चाहिए। ज्ञान माने लोभ, रोहित ज्ञान, लोभ माने अपना ग्रीड को साइड में रखो और कैलकुलेटिव रिस्क लेना, जो कर सकता है वही कर सकता है। बोलना आसान है, करना इतना आसान, जो भी हो। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट में बंदा पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट कंपनी उसको लोन देता है कि भाई आओ मेरे से लोन लो कि मेरे ही बिजनेस के थ्रू से शेयर में पैसा लगाओ। गजब बिजनेस है सर। देखो तो दुनिया
उलट जाएगा, लेकिन ना देखो तो फिर कुछ भी नहीं, आपको लगेगा हाँ शेयर परचेज किया है। चलो सर एक बार, आशा करता हूँ कि डेल क्रेडिट एजेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको अभी इतना देर से समझाया, ये डेल क्रेडिट एजेंसी, इसके बारे में क्यों ये इतना सारा बात, क्योंकि इंडस्ट्री को थोड़ा चिंता था कि भाई नॉर्मल एजेंट और डेल क्रेडिट एजेंट जो कि थोड़ा बड़ा सड़ा काम करता है। So basically, in order to guarantee timely payment to the supplier, the DCA can resort various methods including short-term loans, ठीक है, ताकि buyer timely pay करे। This loan is repaid by the buyer along with the interest to the DCA at a rate mutually agreed between DCA and the buyer। अब ये जो भी बातें हैं, ये सब नोटिफिकेशन दिया गया था, कौन सर? इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था। कब दिया था सर? सर ये दिया था 5/11/2018 में। नोटिफिकेशन कुछ ऐसा था, ये नोटिफिकेशन इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। whether a DCA falls, क्या सवाल क्या है? whether a DCA मैंने डेलीगेटेड एजेंट falls under the ambit of agent para 3 of schedule 1, सवाल है, ठीक है। अब सरकार क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ध्यान से सुनना। एज ऑलरेडी क्लैरिफाइड सर्कुलर नंबर, ठीक है, सर्कुलर में बता रहा है, सर्कुलर नंबर दे दिया। तो सर्कुलर अगर 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 आप याद नहीं कर पाते हो, गलत मत लिखना, ठीक है। सर क्या करेंगे, रिलीवेंट सर्कुलर लिख देना, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सर्कुलर वगैरह याद रहे, नॉट नेसेसरी। सेक्शन कोशिश करना, सर्कुलर इज नॉट मेंटेड, मैं बोल देता हूं। whether or not the DCA will fall under the ambit of agent under para 3 of schedule 1 depends on the following possible scenario। यानी ये शेड्यूल 1 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब जो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, ये कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्या कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसका भी डिटेल्स दिया है, ध्यान से सुन। In case where invoice for supply of goods issued by the supplier to the customer, अगर invoice of supply of goods issued by the supplier to the customer, अगर सप्लायर एक कस्टमर के डायरेक्टली इशू करता है, either himself or through DCA, या तो खुद करे या तो DCA करे, the DCA does not fall under the ambit of agent। ध्यान से सुनना। In case where invoice मैंने बिल, ठीक है, जो टैक्स का बिल जनरेट, in case where the invoice for supply of goods is issued by the supplier to the customer either himself or through DCA, the DCA does not fall under the ambit of agent। तब हम लोग DCA को एजेंट नहीं मानेंगे, यानी वो शेड्यूल 1 के अंदर डीम्ड सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करेंगे उसको। In case where the invoice for supply of goods issued by the DCA in his own name, अगर DCA अपने खुद के नाम पे कर रहा है, then DCA would fall under the ambit of agent। फिर तो सीधा सीधा बात होगी, तो नॉर्मल एजेंट में बन रहा था। हाँ सर, ऐसा तो बना था, फिर भी गवर्नमेंट ने डीसीए के बारे में स्पेसिफिकली कुछ बात कह दिया आपको। दूसरा, यहाँ पर एक सवाल था, whether the temporary short term transaction based loan extended by the DCA to the recipient, recipient माने बायर, ठीक है, जो यहाँ पर बायर बन रहा था, तीन बंदा था सर, एक प्रिंसिपल था जिसका प्रोडक्ट बिक रहा था, है ना, जैसे हमारे केस में नील, एक एजेंट था जैसे कि आयन, और एक बायर था जैसे कि राहुल, है ना, तीन अलग अलग। यहाँ पर बात किसके बीच में हो रहा है, एजेंट और राहुल के बीच का बात आ गया वापस। वो लोन दे रहा था ना, ये किस तरह का एजेंट है, डेल क्रेडिट एजेंट, तो ही बात कर रहे हैं सर। वेदर द टेम्पोररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन एक्सटेंडेड, ऐसे शॉर्ट टर्म माने विद इन 1 ईयर रिपे करना पड़ता है, 6 महीने से 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, ऐसा लोन का टाइम पीरियड रहता है। मिनिमम 7 दिन भी हो सकता है, मिनिमम 7 डेज से लेके 1 साल के अंदर लोन का रिपे करता है, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 1 साल से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म बनाना है। Whether the short-term transaction-based loan extended by DCA to the recipient, for which interest is charged by the DCA, is to be included in value of goods
क्या वो गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड करेंगे? बीइंग सप्लाइड बाय सप्लायर, मैंने नील ने मानो 10 लाख का प्रोडक्ट राहुल को दे रहा था, राहुल को 10 लाख नील को पे कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड सर ना, अगर प्रिंसिपल ने बायर को 10 लाख का प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू से सप्लाई किया 10 लाख, तो अभी इस बात है राहुल भी 10 लाख उसको पे करेगा। बट अगर राहुल 10 लाख पे नहीं कर पा रहा है तो एजेंट क्या बोल रहा है कि भाई हमसे लोन ले लो और बदले में हमको इंटरेस्ट दे दो। अब ये जो 10 लाख का लोन, अब एजेंट ने क्या किया, एजेंट राहुल के बिहाफ में पेमेंट इनको कर दिया और बाद में राहुल एजेंट को पे कर देगा, लेकिन इस बार 10 लाख नहीं, विद इंटरेस्ट करेगा, 10 लाख प्लस इंटरेस्ट, मान के चलते हैं 20,000 का इंटरेस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा राहुल, पेमेंट तो इसी को करना है ना, हेलो भाई, हूँ पर वो पेमेंट किसको करना है? सर आप लोग इतना चुप क्यों? मैं कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकता हूँ बट मैं कोई आउट ऑफ वर्ल्ड बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिजनेस सिनारियोज का जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों के दिमाग भी में सोच पढ़ पा रहा हूँ, बट कोई आउट ऑफ वर्ल्ड बातें नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कोई चांद पे जाके चांद का बात कर, जो भी कर रहा हूँ इसी दुनिया का बात। इंडिया में होता है, यूएस में होता है, फ्रांस में होता है, जर्मनी में होता है, पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, दुनिया के हर कंट्री में से चुका, बस नाम अलग अलग देशों में अलग अलग होगा, बट बिजनेस में तो ऐसा होता है। ये सर नो, थोड़ा सा थोड़ा सा बात को समझो और थोड़ा हल्का हो जाओ, दिमाग को इतना प्रेशर मत करो। हेलो, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर। आगे का कहानी देखो, क्वेश्चन यही है कि राहुल की तो अल्टीमेट पेमेंट करना है, अगर वो एजेंट से लोन ना लेता तो 10 लाख ही दे देता, लेकिन जब लोन लेके दे रहा है तब तो 10 लाख नहीं देगा, तब तो 20,000 एक्स्ट्रा भी दे सकता है। अच्छा 20,000 क्या परमानेंट नेचर का नहीं रे बाबा, मैं तो एग्जाम्पल ली, मतलब 10 लाख प्लस इंटरेस्ट। अभी ये इंटरेस्ट अमाउंट मैंने माना 20,000, ठीक है, ये 10,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, डजंट मैटर। माय पॉइंट इज दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख मानेंगे या 10,20,000 मानेंगे, इस पे सवाल है, इस पे सवाल उठ रहा है। यानी ये क्वेश्चन है, इंडस्ट्री पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट को, जीएसटी वाले, क्या आप बताओ कि वैल्यू क्या करेंगे, किस वैल्यू पे सप्लाई मानेंगे? तो वही चीज यहाँ पर सवाल किया गया कि अगर डीसीए लोन दिया था बायर को, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज भी कर रहा था, is to be included in the value of goods being supplied by the supplier. Supplier माने principal, where DCA is not an agent under para 3 of schedule 1, where DCA is not an agent under para 3 of schedule 1. शेड्यूल 1 मैंने वही टीम सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट में लगा है। अब इस केस में आपको कुछ चीजें देखना पड़ेगा, अगेन कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके इसका जवाब समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, अभी भी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ। अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज, बट सर इतना भी आउट ऑफ वर्ल्ड बातें नहीं। In such a scenario, following activities are taking place: supply of goods from supplier to recipient, supply of agency service from DCA to the supplier or the recipient or both, supply of extension of loan service by the DCA to the recipient. ये conditions fulfill करना है। तीन चीजें, गुड्स किसका एक्चुअली, जैसे हमारे केस में सप्लायर कौन, नील, जो सप्लायर है वही प्रिंसिपल है, रिसिपेंट कौन, राहुल यानी बायर, सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस फ्रॉम डीसीए टू द सप्लायर और रिसिपेंट और बोथ, डीसीए कौन, आयन, and supply of extension of loan service by DCA to the recipient माने आयन टू
Rahul. It is clarified that in cases where the DCA is not an agent under para 3 of Schedule 1, the temporary short-term transaction-based loan being provided by DCA to the buyer is a supply of service by the DCA to the recipient on principal-to-principal basis and is an independent supply. Sir, point to be noted. Point to be noted. मतलब अब बड़ा सिंप्लीफाई हो गया बात कि अगर DCA मतलब सिंपल ये जो इतना देर से हम लोग देख रहे हैं कि क्या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फुलफिल होगा। पैरा 3 शेड्यूल 1 में अगर फुलफिल हो जाता है, ठीक है, अगर पैरा 3 शेड्यूल 1 में फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो बात हम लोग फर्स्ट पॉइंट में बता रहे थे कि कौन इनवॉइस इशू कर रहा है एंड समथिंग लाइक दैट, अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फुलफिल हो जाता है तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उसमें वैल्यूएशन काउंट किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्लैरिटी से बोलते हैं, इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस व्हेन द डीसी इज नॉट एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, अगर वो इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं आते तो इन दैट केस जो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन जो आयन कौन है यहाँ पर, लिक्विडिटी एजेंट, वो जो राहुल को दे रहा है ना, ये एकदम प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई है, माने बेसिकली इसमें कोई प्रिंसिपल एजेंट वाला मैटर नहीं है, माने ये एकदम इंडिपेंडेंट है। आयन जो लोन राहुल को दे रहा है ये एकदम अपना पर्सनल मतलब इंडिविजुअल मैटर में है, इसमें प्रिंसिपल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फुलफिल नहीं होता है शेड्यूल 1 के अंदर, अगर फुलफिल होगा तो आ जाएगा। जैसे आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया, इसके पहले वाला पॉइंट देखो, इसके पहले वाले पॉइंट में आपने देखा ना कि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, कब इशू कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर आता है कि नहीं आता। अगर शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर आता है तब तो ठीक है, तब तो प्रिंसिपल एजेंट में अंदर में फंस जाएगा। बट अगर वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में नहीं फंसता है, शेड्यूल 1 पैरा 3 में नहीं आता है, तब ये एकदम इंडिविजुअल कैटेगरी का ट्रांजैक्शन आयन और राहुल के बीच में स्पेसिफिक हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल का कोई खेला नहीं रहेगा। यही बात कहना चाहता, तब उसमें जो जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं होगा वो उस पर्टिकुलर सर्विस पर डिपेंड करता है जिसका नॉर्मल इस केस के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा। बस यही बात क्लैरिटी से कह रहा हूं। यहाँ पर सप्लाई के बारे में और भी चीजें बोला है, सर्विस बाय ऑफ एक्सटेंडिंग लोन जैसे हो सकता है डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस for as the consideration is represented by of interest or discount other than interest involved in credit card service, उसको छोड़ के बाकी हर चीज इसमें आ सकता है। बोलो सर, कोई डाउट हो तो बोलो, मैं फिर से समझूं। Therefore, the interest being charged by the DCA would not form part of the value of DCA। मतलब आयन जो चार्ज इंटरेस्ट चार्ज राहुल से कर रहा है, अगर ये आयन और राहुल का स्पेसिफिक मैटर है तो ये टोटल गुड्स वैल्यू के अंदर नहीं आए। पर अगर ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का पार्ट बन जाता है, ठीक है, तब अगर 10 लाख की जगह 10,20,000 राहुल को चुकाना पड़ रहा है ना, चाहे वो भाया आयन ही क्यों ना हो, तब टोटल वैल्यूएशन 10,20,000 ही माना जाएगा, इंटरेस्ट लेके माना जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फुलफिल नहीं होता है शेड्यूल 1 पैरा 3 के हिसाब से, तब ये 10,20,000 का हिसाब नहीं आएगा वैल्यूएशन पे, तब 10,20,000 का हिसाब वैल्यूएशन पे नहीं आएगा। इसीलिए बोल, इसीलिए बात, therefore interest being charged by the DCA would not form part of the value of supply of goods as specified. It is पूछ लो सर, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ব্যাপারটা বোঝা গেছে কি যায়নি? हाँ सर, ठीक है ना? बस मैं समझ सकता हूँ सर, थोड़ा डीसीए का कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो इतना भी आउट ऑफ बोर्ड चाहिए। मेरे डीसीए इज एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, आज आप देखो फिर से आपको फंसा रहा है, माथा खा रहा है आपका। मेरा डीसीए इज एन एजेंट अंडर पैरा 3, डीसीए माने लिक्विडिटी रिजर्व अब शेड्यूल 1 माने बेसिकली शेड्यूल 1 के अंदर बात makes payment to the principal on behalf of the buyer and charges interest to the buyer for delayed payment
along with the value of goods being supplied. मैंने 10 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट हो, मैंने एग्जांपल में माना था 20,000. whether the interest will form part of the value of supply of goods or also or not. ठीक है, ये जो 10 लाख 20,000 है, क्या इसको टोटल वैल्यू में सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर माना जाएगा कि नहीं? अगर डीसीए शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर आता है तो इन सच अ सिनेरियो आपको 4 चीज चेक करना है. सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सप्लायर टू द डीसीए, फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीसीए टू द रिसिपिएंट, सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस बाय द डीसीए टू द सप्लायर और द रिसिपिएंट और बोथ, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू द रिसिपिएंट. ये 4 चीजें फुलफिल होना पड़ेगा. अगर ये 4 चीजें फुलफिल होते हैं फिर उसके बाद आगे क्लैरिफाई करते हैं. इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केसेस where the DCA is an agent under para 3 of schedule 1, the temporary short term transaction based credit being provided by DCA. लेकिन इस केस में भी DCA नहीं लोन प्रोवाइड किया तो the buyer no longer retains its character of an independent. अब ये और इंडिपेंडेंट नहीं है इस केस में, और ये आयन और राहुल के बीच में नहीं है सर. भले ही ये आयन ने दिया हो, बट एक चीज देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फुलफिल हो रहा है. जब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फुलफिल होगा तब भले ही आयन ने दिया हो राहुल को इंडिपेंडेंटली, बट वो इंडिपेंडेंट काउंट नहीं होगा. वो इंडिपेंडेंट काउंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डीसीए शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर काउंट हो रहा है. इसीलिए बार बार बोला, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है. एक ही बात बार बार आपका दिमाग का कचुम्बर किया जा रहा है. दिमाग का कचुम्बर बने, दिमाग का दही बने, पर दिमाग में जाए तो सही. डीसीए कब क्या रोल प्ले कर रहा है? अगर शेड्यूल 1 पैरा 3 में आता है तो खेल बदल जाएगा. अगर शेड्यूल 1 पैरा 3 में नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. ठीक है, तो वही बात कर. नो लॉन्गर रिटेन्स इट्स कैरेक्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट सप्लाई एंड इज सबसम्ड in the supply of goods by the DCA to the recipient. It is emphasized that इस बात में प्रेशर दिया जा रहा है that the activity of extension of credit by the DCA to the recipient would not be considered as separate supply as it is in the context of the supply of goods made by the DCA to the recipient. तो इसको वैल्यू में ऐड किया जाएगा. आयन जिस रेट में राहुल को लोन देगा उसका इंटरेस्ट के साथ मिला के टोटल वैल्यूएशन किया जाएगा. अगर 10 लाख का प्रोडक्ट था उसमें इंटरेस्ट को जोड़ो, जो भी वैल्यूएशन होगा कुल वैल्यू को सप्लाई ऑफ गुड्स के वैल्यू में काउंट किया जाएगा. इस फर्दर क्लैरिफाइड दैट, साथ में और भी बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज फॉर सच क्रेडिट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द डीसीए टू द रिसिपिएंट एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन बी क्लॉज 2. एकदम. इसके बाद एक चैप्टर आएगा सर वैल्यू ऑफ सप्लाई. तब ये सब बातें दिमाग में रखना क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको कैलकुलेशन डायरेक्टली करने के लिए बोले. तो अगर आप अभी सप्लाई समझ जाते हो तो बाद में वैल्यू ऑफ सप्लाई भी समझ जाओगे. और यहाँ पर आपको एजेंट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा. नॉर्मल एजेंट का खेल भी समझ गए होंगे और डेलीगेटिव एजेंट का भी खेल समझ गए होंगे. चाहे कोई सा भी एजेंट हो, समझने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने काफी क्लैरिटी के साथ और काफी डिटेल्स में पढ़ा है. ठीक है, देखो सर बिजनेस का जितना तरकीब होता है ना, जितना अलग अलग तरीका होता है, हर तरीके में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा. क्योंकि जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना तब आप ये नहीं बोल सकते भाई मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, तो भाई एक्सपर्ट बने हुआ हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए. अब तो किताबी ज्ञान ले रहे हो, आगे जाके तो प्रैक्टिसिंग ज्ञान लोगे. लेकिन हाँ, किताब का ज्ञान अगर पहले से थोड़ा लेके जाओगे ना तो प्रैक्टिसिंग करने के टाइम पे सुविधा होगा. हाँ भाई पढ़े थे पहले, थोड़ा पता हो, बाकी प्रैक्टिस करते करते और पता चल जाए. समझ में आ रहा है? आज एक चीज मैं रियलाइज कर रहा था, तो रियलाइज कुछ ऐसा था कि जैसे हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट है सर, एक बेसिक लेवल लिफ्ट है. लिफ्ट समझते हो ना, बिल्डिंग में जो होते हैं, थोड़ी सी वो लिफ्ट करा दे मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वही वाला लिफ्ट. बड़े बड़े कंपनीज में, मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस में या हॉस्पिटल्स वगैरह में आप देख रहे हो मल्टी फंक्शन लिफ्ट होते हैं. और तो क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम पता नहीं मुझे, बट हाईली फंक्शनल लिफ्ट होते हैं. तो मुझे याद है एक बार तब उतना लिफ्ट का ज्ञान नहीं था, तो कोई ऐसे मल्टी फंक्शनल लिफ्ट के अंदर अकेला पड़ गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें, कौन सा स्विच दबाए,
जैसे लिखा था स्विच में बहुत सारा चीजें, लेकिन थोड़ा सा साहस नहीं बन रहा था। काफी पुराना बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स एगो। हॉस्पिटल का ही चक्कर था, फैमिली में किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो हॉस्पिटल में आना जाना कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि लिफ्ट में क्या करें, स्विच मेंटेन नहीं कर पा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि मेरे को बेसिक लिफ्ट चढ़ने का आदत नहीं। एक बेसिक सा लिफ्ट भी चढ़ने का आदत अगर किसी के अंदर हो ना, तो वो थोड़ा मल्टी फंक्शन लिफ्ट में भी अगर उसको डाल दिया जाए ना, वो बंदा कुछ ना कुछ जरूर सोच लेगा। लेकिन जो कभी बेसिक लिफ्ट में भी नहीं चढ़ा है ना, वो मल्टी फंक्शन लिफ्ट में भी थोड़ा चिंता में पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 दबाओ, नीचे आ जाएंगे, कुछ भी होगा, जी में ग्राउंड में चले जाओगे। लेकिन कम से कम बेसिक लिफ्ट का आइडिया रहने से आपको हेल्प, वही चीज जिंदगी में किसी भी चीज में, अगर आपको बेसिक आइडिया हो तो मल्टी चीजें आप समझ जाओ। लेकिन अगर आपको कुछ ना पता हो तो आप थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ फंस गए। चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो ये था एजेंट का रामलीला। समझ में आ गया सर? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के दिमाग का दही बन चुका हो। अगर दही बन गया है तो आराम से दही को पी लो। ऐसे भी बारिश के टाइम पे बोलते हैं दही थोड़ा कम खाना चाहिए, बट फिर भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आगे बात करते हैं सर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस शेड्यूल 1 पार्ट पैरा 4 का मैटर है सर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर बात, मुझे याद है आप लोगों को। ये झुमरू एसोसिएट्स, चकमक प्रोप्राइटर, ये सब हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बोल दो एक बार मुझे। जब कोई सर्विस हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तब उसका क्या हिसाब होता है? अरे हुआ कि नहीं हुआ, इतना तो बता दो सर। नहीं हुआ है ये सर। नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि सर आप फिर से पढ़ा देने से चलो, लेकिन देखो सर मैं अभी बात करूंगा फिर आप बोलोगे सर लास्ट क्लास में बोलो। import of service by person from a related person or from his establishment located outside India। ठीक है, मतलब अगर कोई बंदा इंडिया में बैठ के अपने ही रिलेटेड पर्सन से भारत के बाहर किसी दूसरे देशों से सर्विस ले रहा है, उसे हम लोग इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं। बट ये क्योंकि शेड्यूल 1 के अंदर आता है, मैंने बेसिकली रिलेशन में चल रहा है बात। ठीक है, अरे रिलेशन का मजा कौन नहीं लेता है? इंडिया में तो रिलेशन का एक बहुत बड़ा खेल है सर। किसी को कुछ भी कह दो, उन्हें मेरा चाचा से, एक बहुत फेमस कॉमेडियन है, उसका एक बहुत फेमस एक शो भी चला है कि चाचा क्या एमपी है हमारे, ऐसा कुछ है वो। जाकिर नाइक बोल के बड़ा फेमस कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन। उनका ये कैसा कि चाचा एमपी हमारे में, ऐसा कुछ है, मैं भूल गया। आप लोग जानते हो जाकिर नाइक सर? जाकिर जाकिर नाइक नहीं, नहीं, क्या नाम है उनका, कॉमेडियन। अरे आजकल दिमाग मेरा दही बन चुका है, सब भूल जाओ, छोड़ो सर। उसके चचा ये हम कुछ ऐसा एक था, मैं भूल गया, जो छोड़ो। मतलब रिलेशन बताने ना इंडियंस का एक आदत होता है कि भाई मेरा तो वो लगता है, हाँ पार्टी में मेरा सब है, हाँ एमपी एमएलए सब मेरे हाथ में है, सब रिलेशन दिखा देते हैं। मेरा चाचा तो वो है, मेरा पापा वो है, मेरा मामा वो है, वैसे ही है सर। तो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया रिलेशन में अगर आप कोई चीज किसी से मंगवा रहे हो, ठीक है, इन दी कोर्स ऑफ फार्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, अगर आप बिजनेस के फार्दरेंस के लिए ला रहे हो तो उसको सप्लाई ट्रीट कर रहे हैं, भले ही रिलेशन में क्यों ना हो और भले ही वो बिना कंसल्टेशन का। जैसे झुमरू एसोसिएट्स एक फार्म होगा, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब लॉ फर्म है, इसका हेड ऑफिस है मलेशिया में। तो झुमरू एसोसिएट्स इंडिया में है, इसका हेड ऑफिस मलेशिया में है। समझ रहे हो सर? तो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में रिलेशन तो है। हेड ऑफिस has rendered such service free of cost to its branch office, ये नॉर्मल बात है।
अब झुमरा एसोसिएट्स एंड द हेड ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन में ट्रांजैक्शंस में तो लेन देन तो नहीं होगा, एसोसिएट्स विल क्वालिफाई एज सप्लाई। क्यों? इवन दो द हेड ऑफिस हैज नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम, क्योंकि गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आप ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहे हो, अगर आप ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहे हो तो सप्लाई है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। पर्सनल पर्पस पे होता उसको सप्लाई ट्रेड नहीं कर। चकमा के प्रोपराइटर registered in Delhi shout architect service from his son located in US with respect to his newly constructed house in Delhi. Although service have been received by Chakmak without consideration from his son, the related person, yet it will not qualify as supply since the same has not been received in course of furtherance services. तो अपने बेटे से सर्विस तो ले रहा है, उसका बेटा यूएस में किसी आर्किटेक्ट फर्म में काम करता है, वो इंडिया में बैठ के अपने घर के लिए आर्किटेक्ट सर्विस दिया, उसका चार्ज भी दे सकता है, बट यहाँ पर नहीं दिया, बेटे से ले रहा है, नहीं कोई चार्ज नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये चीज, अगर यही बात चकमक अपने घर के जगह अपने बिजनेस के लिए लिया होता, अपने बेटे से ही लिया होता, जो बेटा यूएस में किसी फर्म में काम करता है, तो भी ये सप्लाई ट्रीट हो जाए। बट क्योंकि उसने ये पर्सनल रीजन में लिया है जिसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है ना, इसलिए इसको हम लोग सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। कोई शक सर, कोई डाउट पूछ लो। हेलो, थोड़ा सा एकदम पतला सा डिफरेंस है, पतला सा डिफरेंस समझ में एकदम महीन सा पतला सा डिफरेंस। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो ये सब था शेड्यूल 1 रिलेटेड मैटर का एकदम ए टू जेड। अब आपको मैं और एक चीज में लेके चलता हूँ। हम लोग काफी देर से शेड्यूल 1 में बात कर रहे हैं। शेड्यूल 1 बेसिकली वो सब सारा चीज को कवर करते हैं जो बेसिकली बिना कंसिडरेशन का होता है, फिर भी सप्लाई में ट्रीट हो जाता है। इसका आपको अलग अलग पहलू देखने को मिला। लंबा डिस्कशन रहा है सर, आई थिंक मैं ये तीसरा क्लास चर्चा कर रही, तीसरा या दूसरा। क्यों कर दिया? क्योंकि जानना जरूरी है। क्लैरिफिकेशन ऑन सेल्फ प्रमोशन, इसके बारे में भी ज्ञान ले लो सर। जिंदगी में प्रॉब्लम तो एक ही चीज का है, ज्ञान का ही कमी होता है। जहां अपने आप को लो महसूस होता है ना, लो माने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसका एक ही कारण है, ज्ञान कहीं ना कहीं का, चाहे आपका हो या मेरा, बात सबके लिए लगना। सर ये सब कोई बोलता है खराब बोलता है सर, क्या सच्चाई है, खराब है सच्चाई, खराब सबको लगता है। किसी को भी कड़वा सच बोलो, जब मेरे को कोई मुझे कड़वा सच बोलता है मुझे खराब है, मैं भले ही उस वक्त चिल्लाऊंगा फिर भी खराब मुझे लगेगा। जब कोई कड़वा सच बोलता है तो सबसे पहले इंसान का एटीट्यूड होता है, नहीं नहीं मेरे से ऐसा नहीं, मैं भी करता हूँ, फिर बाद में रियलाइज करने का कोशिश करता हूँ, नहीं नहीं मुझे लगता है नहीं नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी है। अच्छा, where an activity is treated as supply even though it is undertaken free of cost, ये भी एक एरिया है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है। लेट अस नाउ एग्जामिन वेदर आइटम्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट in case of some of the sales promotion scheme qualify as supply or not. इसका चर्चा हुआ था क्या लास्ट क्लास? सेल्स प्रमोशन स्कीम में कोई किसी को कुछ दे रहा है तो बाई वन गेट वन टाइप्स। A number of sales promotion schemes are commonly employed by the business to increase sales. ये तो आप लोगों को पता हो, ये मार्केट में एक समय में तो बहुत चला है, बिग बाजार जैसे बिजनेस इतना चलाया खुद ही चल गया।
बाई वन गेट वन के चक्कर में कस्टमर तो बड़ा खुश हो जाते हैं सर, बट बिजनेस का अंदर खोखला हो जाता है। जैसे बिजनेस का अंदर का खोखलापन से याद आया, एक बड़ा फेमस बिजनेस है, एजुकेशनल बिजनेस, बड़ा अच्छा टीचर्स भी है, लेकिन ज्यादा बड़ा सोचने के चक्कर में क्या प्रॉब्लम आया आप लोगों ने देखा? बाइजूस का कहानी सुना आप लोगों ने? बाइजूस का रिसेंट बिजनेस फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में खबर आया सर? रविंद्रम बाइजू इज द ओनर एंड फाउंडर, ग्रेट टीचर, काफी। हाँ बोला सर। स्पेस कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए बहुत स्क्वायर फीट का स्पेस उन्होंने मतलब रेंट पे जो लिया हुआ था उसे बेच दिया बैंगलोर में। बैंगलोर में, दिल्ली में काफी बहुत भयंकर हालत है इनमें। उनका फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ना बिजनेस का, ये बहुत ही प्रॉब्लम है, काफी प्रॉब्लम है। करीब 45 बिलियन के आसपास का लोन का बात कर रहा है। अकाउंटिंग कुछ मतलब एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एज पर अकाउंटिंग जो रूल्स है वो सब प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। लास्ट ईयर ऑडिटर इनके बारे में बातचीत किया था कि बाइजूस प्रॉपरली एज पर अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं चल पा रहा है। क्या दिक्कत था? काफी पैसा मिला था इनको दुनिया भर से, ठीक है, और ये अच्छा मैथ्स भी पढ़ाते हैं, इनका टीम भी बड़ा स्ट्रांग है, ये मैं भी एग्री करता हूँ। बट ये बिजनेस में फेलियर है, पढ़ाई में फेलियर नहीं है मुझे नहीं लगता। बट बिजनेस को जो एक्सपैंड करना चाहा उस पे ये बहुत जोर का चोट था। जितना फंड आ रहा था उसको यूज करके उसी से प्रॉफिट बनाने का कोशिश करना चाहिए था, बल्कि इन्होंने क्या किया, और ज्यादा एक्विजिशंस और कॉम्पिटिटर को खरीद लेना, ऐसी चीजों में ज्यादा जल्दबाजी कर दिया। अब इनका रिसर्च मैं करूंगा स्टॉक मार्केट क्लास में, अगर मैं वहाँ करूंगा ना तो डिटेल्स जो भी बातें करूंगा आप लोग भी वहां से बाद में देख सकते हो रिकॉर्डिंग से, ठीक है, कि क्या चक्कर है इनका, या फिर आप खुद भी चाहो तो पढ़ सकते। लॉसेस देखो सर, खर्चा पे खर्चा, खर्चा पे खर्चा, 45 बिलियन डॉलर का खर्च मतलब लॉस हो गया। उतना इनकम नहीं है जितना इनका खर्चा है, 45 बिलियन यूएस डॉलर, बड़ा जोक सर। अब इसको वापस स्टार्ट करना, चल तो रहा है अभी भी, बिजनेस बंद नहीं है क्योंकि ये लोग टीचर है, बाई हार्ड इनका दिल पे टीचिंग तो रहेगा, है ना, लेकिन बिजनेस तो एक बहुत बड़ा मुश्किल में है। चलो मैं ज्यादा डिटेल्स में अभी बात नहीं कर सकता, बट शेयर मार्केट क्लास में मैं इसका डिटेल चर्चा करूंगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं सब बारे में। तब अगर जो भी बातें होगा आप लोगों की चाहो तो बात में सुन लेना। ये जो भी आप लोगों ने खबर दिया एकदम सही खबर दिया सर, सब बिक रहा है सर, दिल्ली का ऑफिस वगैरह, बैंगलोर का ऑफिस स्पेस, सब बेच रहा है। उपाय नहीं है, कॉस्ट कटिंग छोड़ के कोई उपाय नहीं है। सिचुएशन इज वेरी ट्रिकी। जो भी मैं क्यों ये सब बात थोड़ा बोल दिया, क्योंकि ये बाई बाई वन गेट वन के चक्कर में बिग बाजार भी बंद हो गया सर। बिजनेस ऑफर दे उसमें दिक्कत नहीं है, बट ऑफर कस्टमर तो ऑफर चाहेगा, कस्टमर का जो मेंटेलिटी है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर कस्टमर। अगर कोई मुझे एक के बदले दूसरा फ्री दे दे हम तो हाँ ही बोलेंगे ना, लेकिन ये ना इकोसिस्टम को खराब कर देता है। ये बाई वन गेट वन के चक्कर में मार्केट में नॉर्मल दुकानदारों के पास भी हम लोग जाके बोलते हैं, बिग बाजार में मानो बाई वन गेट वन का मैगी खा लिया, पड़ोस के दुकान में जाके बोलते हैं क्या अंकल आप बाई वन गेट वन नहीं देते, इसीलिए हम लोग बिग बाजार चले जाते हैं। हाँ सर, लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं आस पड़ोस के दुकानदार। सर जो बिग बाजार देता था ना वो आस पड़ोस का दुकानदार नहीं दे सकता, और अच्छा है कि नहीं दे सकता है, कॉमन सेंस कोई नहीं लगाता, कस्टमर को सिर्फ अपना फायदा चाहिए। ठीक है भाई, एट द एंड ऑफ द डे वो कस्टमर है, लेकिन बिजनेस एंगल से सोचो, जो प्रोडक्ट 10 टका में बंदा खरीदते हैं, 10 टका में 2 प्रोडक्ट कैसे दे सकता है? हाउ कैन इट पॉसिबल? 10 का चीज 15 में बेचेगा बंदा, 5 टका कमाएगा, नहीं तो दुकान खोल के क्यों बैठा है? आप बोल रहे हो कि मैं दूंगा 10 टका, लेकिन मुझे देना है 2 प्रोडक्ट, जो खरीदा है 10 टका में वो लेना है 5 टका में पर पैकेट में। ये प्रोमोशनल बेसिस में कुछ दिनों तक चल सकता है ऑफर के तौर पे, बट ये अगर एक रेगुलर मैटर बन जाए ना
कंपनी का सरदर्द बन जाता है और यही सरदर्द बाद में चुकाते चुकाते बड़े से बड़े कंपनी दिवालिया हो चुका है। सुनने में बहुत सारा चीज ना बड़ा अच्छा लगता है, पर जब हकीकत में आता है ना तो शटर बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। जो भी हो, बट मुझे एक चीज खराब लगता है, इकोसिस्टम को खराब कर देती है ये सब चीजें। नॉर्मल जो बाकी आस पड़ोस के दुकानदार होते हैं ना, इनका बिजनेस में हैम्पर होता है इनिशियल लेवल पे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता, क्योंकि मेरा मानना है कि ठीक है सब बड़ा बिजनेस भी बिजनेसमैन है, छोटा वाला भी बिजनेस, बट ऐसा कोई स्कीम लाके कॉम्पिटिटिव इतना कंपटीशन खड़ा करते हो, खुद तो 4-5 सालों में कहीं दिखोगे नहीं, बैंकरप्टेड होके खबर में आ जाओगे, और बीच में 4-5 साल छोटा मोटा दुकानदार का बिजनेस को खराब करके आपको क्या मिला? हा? ये मेरा सवाल है। एक्चुअली जब बिग बाजार आया था ना, आसपास में बड़ा आवाज उठा था, अगर ये सब बड़े बड़े मॉल हो जाएंगे तो छोटा मोटा बिजनेस का क्या होगा। तो जो थोड़ा लेफ्टिस्ट माइंड के होते हैं ना, लेफ्टिस्ट मैंने वामपंथी जिसको बंगाल में बोलते हैं, मतलब CPIM, इस तरह का जो लोग पॉलिटिशियंस मेंटेलिटी के होते हैं, ऐसे लोगों का तो एकदम सख्त नफरत है बड़े बड़े बिजनेस से, ठीक है, मॉल वगैरह से। तो इनका बोलना है कि ये एक अनइक्वल, एक अनइवन लड़ाई है, ये लड़ाई हो नहीं सकता। अगर ऐसा बड़ा बड़ा मॉल बनेगा तो छोटा मोटा बिजनेस कहाँ रहेगा। अब देखो, अब ठीक है, मैं मेंटेलिटी को खराब नहीं बोलता, सबका अपना अपना मेंटेलिटी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंपटीशन में बड़ा बिजनेस नहीं टिक पा रहा है, अल्टीमेटली टिक पा रहे छोटा मोटा वाला ही, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हर चीज का एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक मैटर रहता है, ठीक है। तो वो मैटर जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। बाकी सबका अपना अपना पॉलिटिकल माइंड सेटअप जरूर रहेगा। चलो, a number of sales promotion schemes are commonly employed by the business to increase sales volume or to encourage the use of trial of a product or service so that new customers get attracted toward their, for instance certain sections of trade। ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को मैं थोड़ा और बता दिया। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है ना, या फिर बिग बाजार, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोला, मेडिकल प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं कि मेडिसिन फ्री में देते हैं, डॉक्टर्स को बोलते हैं आप रिकमेंड कर देना, दुकानदार भी कभी कभी लेके जाओ, शैम्पू वगैरह जो लोग बेचते हैं वो लोग भी काफी करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन शॉप गेट वन शॉप फ्री, गेट वन टूथब्रश फ्री along with purchase of टूथपेस्ट एक्सेट्रा। बट सर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन फ्री का नहीं है, क्वेश्चन है वैल्यूएशन का। इधर से GST वैल्यूएशन का क्या करे, GST वैल्यूएशन का क्या करे, प्रोडक्ट तो एक नहीं है, प्रोडक्ट तो दो है। As we have already seen in 7 subsection 1 clause A, the goods or service which is supplied free of cost, that means without any consideration, shall not be treated as supply except in case of activities mentioned in schedule 1। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग एकदम चूलचेरा विश्लेषण कर गए, चूलचेरा विश्लेषण में चूलचेरा मैंने एकदम हार्डकोर डिस्कशंस हो चुका है। In the view of sale, few sales promotion schemes have been examined as under, जैसे कि free samples and gifts, samples which are supplied free of cost without any considerations do not qualify as supply under GST except where activities falls within the ambit of schedule 1। अगर वो शेड्यूल 1 में है बिना कंसिडरेशन का सप्लाई हो सकता है, बट अगर वो शेड्यूल 1 में नहीं है, अगर वो शेड्यूल 1 में नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है। Samples which are supplied free of cost without any consideration do not qualify as supply at least, except where activities falls under the ambit of schedule। अगर वो शेड्यूल 1 में है बिना कंसिडरेशन का सप्लाई हो सकता है। आप लोगों को पता है शेड्यूल 1 में क्या क्या। एंड नाउ द पॉइंट इज, ये तो फ्री सैंपल था, अब बात करते हैं बाय वन गेट वन। It may be appear at first glance in cases of offers like buy one get one free, one item is being supplied free of cost without any consideration। जैसे कि एक पेप्सी बॉटल के साथ दूसरा पेप्सी बॉटल फ्री, माने बेसिकली दाम दे रहे हो एक का पर ले रहे हो दो, मतलब एक्चुअल प्राइस है 50 रुपीज वन बॉटल ईच, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो 50 बट ले रहे हो दो।
So basically, it is not an individual supply of free goods, but a case of two or more individual supplies where a single price being charged for the entire supply. It can be best be treated as supplying of two goods for the price of one. इसका यही मतलब है. Taxability of such supply will be depend upon the whether the supply is a composite supply or a mixed. The rate of tax shall be determined upon mixed supply and composite supply का already एक basic discussions पहले classes में हो चुका है. Supply का एकदम पहला क्लास सुन लो, लिंक सबके पास होगा. अगर नहीं है तो मेरे से कनेक्ट ले लो वापस. वहां पर मैंने ऑलरेडी कॉम्पोजिट मिक्स के बारे में बात कर चुका. इसका सर्कुलर आया था सर 2019 7 मार्च को. ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल रेट क्या लगे. मैंने जैसे कॉम्पोजिट के केस में या मिक्स के केस में, मिक्स माने जो अलग अलग भी सप्लाई हो सकता है, और कॉम्पोजिट माने जिसको एक साथ देना ही अच्छा होता है. अलग अलग दोगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, लेकिन सब अलग अलग चीजें हैं. जैसे कॉम्पोजिट सप्लाई का मुझे कोई एग्जांपल दे दो सर. कॉम्पोजिट एंड मिक्स का कोई एग्जांपल आप लोगों में से कोई भी मुझे दे दो, अच्छा लगेगा. सर लैपटॉप के साथ बैग अगर फ्री मिलता सर है मिक्स तो सर सेलिब्रेशन है सर. मिक्स में तुम सेलिब्रेशन पैक बोल सकती हो. क्रिसमस का जो एक होता है ना सर, क्रिसमस के टाइम पे जो सेंटा क्लॉज का जो एक केक, अलग अलग सेंटा टोपी वगैरह सब अलग अलग मिक्स करके भी, लेकिन उसको भी एक साथ मिला के. दिवाली के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स का पैकेज होता है ना, वो सब अलग अलग भी दिख सकता है, और आप एक साथ मिक्स करके भी दे रहे हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसका दाम लगा जाता है. कॉम्पोजिट में बेसिकली जो दोनों एक साथ, अगर जैसे बैग के साथ लैपटॉप के साथ बैग है ना, दोनों अलग प्रोडक्ट है. वेरी गुड सर, वेरी गुड. तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रेट लगाए. एक काम करेंगे सर, इन आवर नेक्स्ट क्लास मैं कॉम्पोजिट और मिक्स पे, मतलब जो शेड्यूल 8 का पार्ट है, शेड्यूल 8 का, सॉरी सेक्शन 8 का, शेड्यूल 8 बता रहा हूँ मैं. सेक्शन 8 मैंने ये जो चैप्टर है इसमें सेक्शन 7 है, और शेड्यूल 1 2 3 है, और सेक्शन 8 है. तो मैं नेक्स्ट दिन आपको ना ये सेक्शन 8 को पूरे डिटेल्स में छान के एकदम पूरा कंप्लीटली बात करूँ. तो उसमें ना और मैं सेक्शन वाइज बात करूँ कि कॉम्पोजिट और मिक्स पे, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. तो ये अभी जो पॉइंट मैंने आपको कवर किया, इसमें आपको कौन सा रेट लगेगा ये डिपेंड करते हैं कि कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के ऊपर क्या रेट लगना चाहिए उस पे. ठीक है, तो ये बात मैं नेक्स्ट क्लास में. और नेक्स्ट क्लास में मैं कॉम्पोजिट मिक्स तो बोलूंगा ही, उसके साथ साथ, अरे रुक जाओ भाई, आगे जा रहा है, कहाँ आगे जा रहा है. शेड्यूल 3 का भी एक पूरा लिस्ट है, ये तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, पर फिर भी मैं पढ़ाऊंगा. मैंने कुछ ऐसे सप्लाई है जिसको जीएसटी में सप्लाई नहीं हुआ, जिसको शेड्यूल 3 में बोला गया. और मैं जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होते हैं उसका भी थोड़ा आइडिया करूँ. नॉर्मल मैंने जो शेड्यूल 2 का बात है वो भी बात. तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा कॉम्पोजिट एंड मिक्स के डिटेल्स को लेके, फिर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, फिर कोशिश करूंगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने, और उसके बाद मैं फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी डील करूंगा. ठीक है, कि सप्लाई से कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं. ठीक है, कितना घुमा हुआ सवाल हो सकता है, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना मतलब केस स्टडीज क्वेश्चन कर सकते हैं. जितना डिटेल्स में पढ़ रहे हैं ना सर, अगर इतने डिटेल्स आप लोग मेरे साथ पढ़ते हो ना, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चंस करें चाहे घुमा हुआ क्वेश्चंस करें, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग जवाब हर केस में दे पाओ. उम्मीद क्यों, मैं ये गारंटी नहीं सकता. मैंने बस जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, जो स्टूडेंट बात को सुनता है समझता है वो सच में अच्छा करता है, और जो बस अपना दिमाग लगाना चालू कर देता है. अपना दिमाग लगाना मैंने, एक होता है ना भरोसा, तो भरोसा करने से दोनों केस पार्टी को अच्छा होता है. जैसे एक सिंपल बात करते हो, जैसे देखो स्टूडेंट टीचर में तो दुकानदार कस्टमर वाला बात नहीं है. मानो कि आप दुकानदार के पास जा रहे हो, दुकानदार आपको प्रोडक्ट बेचेगा, उसको भी आप पे भरोसा होना चाहिए, और आपको भी दुकानदार पे भरोसा होना चाहिए, तभी सेटिस्फैक्शन बनते हैं. ये हर केस में होना चाहिए, दुनिया के हर रिलेशनशिप. अगर जहां पर संदेह आ जाएगा, माने स्टूडेंट के मन में हो या टीचर के मन में, डॉक्टर के मन में हो या पेशेंट के मन में, दिक्कत बढ़ जाएगा, तब अच्छा चीज भी बेकार हो जाएगा. जो भी बात तो सुना करो सर, जो भी पढ़ रहे हैं लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो, केस लॉ पढ़ा करो, क्वेश्चन आंसर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो.
मैं जहां मौका मिलेगा वहां क्वेश्चन आंसर भी डील करना चालू कर दूंगा। अगर आप पुराना लेक्चर देखोगे वहां पर भी आपको मिलेगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। ऐसे ही डिटेल्स में पढ़ते रहो, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंटर के क्लास में कल मिलेंगे, लॉ के क्लास। ठीक है, ओके सर, फिर बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। टेक केयर सर। Bye, sir. ओके सर, ओके सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू।